स्क्रीन शेयर हो रही होगी। यस सर। सर ये था एक 29 और 28 और एक और भेज रहा हूँ मैं आपको। ट्वेंटी एट और 29 ये कौन से मेडी जी वाला है क्या ये? हाँ जी सर। 28 जो है इसमें ये पूछा है कि हाउ मेनी ऑफ द अबव इम्प्लीकेशंस आर वैलिड। तो बहुत सिंपल सा है, मैंने प्रॉपर्टीज बताई थी, प्रॉपर्टीज के ऊपर है। कौन सी प्रॉपर्टी बताई थी याद है आपको? थ्योरेटिकल है ये क्वेश्चन। प्रॉपर्टी बताई थी याद है, प्रॉपर्टीज जो मैंने किसी को याद है प्रॉपर्टी 28 वाला? आप लोग देख पा रहे होंगे। सर इसमें डबल एरो क्या मतलब है? डबल एरो का मतलब है ये मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी को रिप्रेजेंट करती है। जो सिंगल एरो है ना वो सिंपल एफडी है, और डबल एरो का मतलब है मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। सर इसमें मल्टी वैल्यूड होंगे मतलब? नहीं, मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी को रिप्रेजेंट करने का सिंबल है ये। सर मल्टी वैल्यूड कैसे होता है, समझ नहीं आई। मल्टी वैल्यू का मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर रो के अंदर, जैसे कि मैं अभी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, जैसे ये है, आपको स्क्रीन विजिबल होगी, तो स्क्रीन के अंदर जैसे मोबाइल नंबर है, तो एक पर्टिकुलर पर्सन के 2 मोबाइल हो सकते हैं, ठीक है। हाँ फॉर जी। एग्जांपल जैसे ये आईडी हो गया, ये नेम हो गया, ठीक है, ये रोल नंबर छोड़ो, उसकी क्लास हो गई फॉर एग्जांपल, और मोबाइल नंबर हो गया, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर पर्सन की आईडी एक ही होगी, नाम भी एक ही होगा, क्लास जो है वो भी एक ही होगी, फॉर एग्जांपल 7th क्लास है। मोबाइल नंबर 2 हो सकते हैं, एक पर्टिकुलर पर्सन के 2 मोबाइल नंबर हो सकते हैं, नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। तो इसको बोलते हैं मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हम कोई भी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, नेम डबल एरो मोबाइल नंबर, किसी भी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के एक से ज़्यादा अगर वैल्यू हो सकती है उसको बोलते हैं मल्टी वैल्यू। एक होता है सिंगल वैल्यू। सिंगल वैल्यू का मतलब है एक पर्टिकुलर रो में एक ही वैल्यू आएगी, 2 वैल्यू आ ही नहीं सकती, उसको बोलते हैं सिंगल वैल्यू। तो 2 टाइप की वैल्यू होती है, एक सिंगल वैल्यू और एक मल्टी वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ, ये जो डबल एरो है, इसको दैट इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर द मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी में हमने डिस्कस किया था, जो एक सेकंड में बताता हूँ आपको। आई थिंक स्क्रीन पे तो नहीं आएगा ये, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो है, ये एरो चल नहीं रहा था, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, कंसिडर द फॉलोइंग इम्प्लीकेशन रिलेशन टू फंक्शनल एंड मल्टी वैल्यू। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि ये फंक्शनल एंड मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी गिवन बिलो विच मे और मे नॉट बी करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद होगा मैंने प्रॉपर्टी बताई थी, यूनियन प्रॉपर्टी, और एक थी स्प्लिट प्रॉपर्टी, एक रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, इस टाइप की काफ़ी प्रॉपर्टी मैंने डिस्कस की थी। तो उसी टाइप का है यहाँ पर, आपको ये फाइंड आउट करना है इन चारों में कौन सा करेक्ट नहीं है, मे और मे नॉट बी करेक्ट।
मतलब जो कंफर्म करेक्ट है ना, सिर्फ उसी को आपको वो करना है, ठीक है। जो करेक्ट है सिर्फ उसी को हटाना है और बाकी को काउंट करना है। तो इसमें पूछा है कि टोटल कितने ऐसे इम्प्लीकेशन है जो वैलिड है, तो वैलिड वालों को काउंट करना है। हाँ, एग्जैक्टली हाउ मेनी ऑफ अबव इम्प्लीकेशंस आर वैलिड। तो वन बाय वन देखते हैं। यहाँ पर देखिए पहला क्या है हमारा 2.28 में ए डबल एरो बी एंड ए डबल एरो सी देन ए सिंगल एरो बी सी। क्या ये वैलिड होगा? क्या ये वैलिड होगा? कोई बता सकता है? नो सर, नहीं होगा ना शायद। कोई बात नहीं, आप देखो, जिसका डाउट है ना, डाउट का मतलब ये नहीं होता कि मेरे को डाउट क्लियर करना है। पहले हर एक को डाउट क्लियर होना चाहिए। एक डाउट से हमें पूरी क्लास के डाउट्स को क्लियर करना है, ठीक है। ऐसा सर नहीं डबल है। एरो आएगा तब होगा सब में। हाँ, डबल एरो आएगा तो ये पॉसिबल होगा। सर और एक चीज और पूछनी थी, जैसे इसमें ए टू बी सी दे रखा है इन्होंने एफडी सेट में, हाँ हाँ पहले वाले में अगर हाँ ए हाँ। डबल एरो बी सी होता तब भी हो जाता वो सही। ए डबल एरो बी बी सी सी पहले वाले होता। में जैसे। देखो ये तो प्रॉपर्टीज है अलग अलग, आपको अप्लाई करनी होगी, उसके हिसाब से ही आप लोगों को पता चलेगा कि वो होगा तो हम अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे। इस टाइप की मतलब प्रॉपर्टीज है, वो आपको अप्लाई करके देखना होगा पर्टिकुलर एग्जांपल पे। सर ये जो हमें ठीक दे है, रखी है प्रॉपर्टीज दे रखी। हाँ ये प्रॉपर्टीज है डियर, जो ये दे रखी है ये प्रॉपर्टी है, ये किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन पे अप्लाई होगी और अप्लाई करके ही आपको देखना होगा। ये सारी की सारी है ना प्रॉपर्टीज है, जब आप अप्लाई करोगे तभी पता चलेगा। जैसे कि यहाँ पर आई थिंक दीपांजलि ने आंसर दिया था, तो पहले वाला जो है ना मेरे हिसाब से नॉट वैलिड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर होता, याद करो, मैं स्क्रीन पे आ रहा हूँ वापस। अगर मान के चलो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्या कर रहा है, मर्ज वाला कर रहा है। या सिंगल वैल्यू पे पहले देख लेते हैं, ए एरो बी एंड ए एरो सी, तो लेफ्ट हैंड साइड में कॉमन है, तो ये मर्ज करके क्या दे देता है, ए एरो बी सी, ठीक है। मगर यहां पर क्वेश्चन क्या है, ए सिंगल एरो डबल एरो बी एंड ए डबल एरो सी, तो इसका जो रिजल्ट होगा वो ए डबल एरो सी होगा, जो कि इसने क्या कहा यहां पर ए सिंगल एरो सी होगा। ये तो रॉन्ग हो गया हमारा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये वैलिड नहीं है। क्लियर है? सर ए सर डबल एरो बी सी ए होता ना सिंगल एरो इसमें। सी कैसे हुआ सर? ए सिंगल ए एरो डबल सी एरो बी कैसे सी होता होगा? ना इसमें। सिंगल एरो सी लिख दिया गया मैंने, बी सी लिखना है, ए सिंगल एरो बी सी। और सर ए डबल एरो बी सी होता ना फिर वो भी। यहाँ पर हाँ, यहाँ बी सी लिखना है, ठीक है। मेरे तो माइंड सर में बी सी चल रहा था, लिखा मैंने सी है। हाँ सर तो ए सिंगल एरो बी सी आपने इसके लिए लिखा ना, ए टू बी और ए टू सी के लिए। इसके लिए, सर इसके लिए डबल एरो आएगा इसके ना, लिए एक ये एरो होगा, कैसे आएगा? हाँ डबल एरो आएगा। हाँ यही तो बोल रहा हूँ मैं, ओके ये लिखा हुआ है, ये रॉन्ग है। मैं ये ओके बोल सर। रहा हूँ सिंगल एरो नहीं आना चाहिए, क्वेश्चन में सिंगल एरो लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हो क्वेश्चन में पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है सिंगल एरो, जो कि इनवैलिड है। हमें तो वैलिड फाइंड आउट करनी है ना डियर। और सर एक चीज और पूछनी थी इसमें। हाँ सर जैसे ए डबल एरो बी और ए डबल एरो सी होता, हाँ हाँ, तो ए सिंगल एरो सी ए सिंगल एरो बी सी हो जाता फिर ये। और पूछ रहे हो? हाँ जी। और लगा रखा है बीच में, एंड नहीं लगा रखा। नहीं सर, जैसे आपने ए डबल एरो बी दे रखा था, हाँ, अब इसकी जगह अगर हमारा ए डबल एरो ए सिंगल एरो बी पहले ए पहले थोड़ा सा सोचो, बोल क्या रहे हो, कभी ऐसा ना हो आपको ही क्लियर ना हो। नहीं नहीं सर, मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ 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 सर जैसे ए सिंगल एरो बी ए सिंगल एरो सी होता, हाँ हाँ हाँ। ठीक है, और फिर बाद में ए डबल एरो बी सी होता, तब भी वैलिड होता फिर ये। देखो सिंपल सी बात समझना आप, एक होता है सबसेट और एक होता है सुपरसेट, हाँ ठीक है जी, जी। ठीक है। सबसेट होता है सिंगल एरो और सुपरसेट होगा डबल एरो। ठीक है सर। मतलब आप
छोटी छोटी चीजों को मिला के बड़े कंटेनर में डालना चाहो तो डाल सकते हो, मगर अच्छा। बड़ी चीजों का मर्जिंग छोटी चीजों में नहीं हो सकता। लेट मी क्लियर विद द एग्जांपल। मैं क्या कह रहा हूं यहाँ पर, मैं ये कह रहा हूं, देखिए मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाह रहा हूं, ए सिंगल एरो बी एंड ए सिंगल एरो सी अगर ये है तो इसका जो रिजल्ट है वो ए सिंगल एरो बी सी, ये वैलिड है या नहीं है? बिल्कुल है। अगर मान लो यहाँ पर ये होता है ए डबल एरो बी सी, ये भी वैलिड है। क्या कह रहा हूं मैं? सिंगल एरो दैट इज द सब पार्ट और डबल एरो दैट इज द सुपर सेट। कहने का मतलब है यहाँ पर क्या था, गिवन स्टेटमेंट क्या थी? डबल एरो। ठीक है, दोनों में क्या था? डबल एरो। इसका रिजल्ट क्या होगा? डबल एरो ही होगा, क्योंकि डबल एरो इज द सुपर सेट। ठीक है, और अगर ये वैलिड है, मगर यहाँ पर होता है ए सिंगल एरो बी सी, ये इनवैलिड है, क्योंकि गिवन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग रिजल्ट चेक होगा। गिवन स्टेटमेंट हमारी डबल एरो के साथ है तो रिजल्ट डबल एरो ही आएगा, मगर गिवन स्टेटमेंट में सिंगल एरो है तो रिजल्ट हमारा सिंगल एरो वाला भी करेक्ट है और डबल एरो वाला भी करेक्ट है। आई थिंक सर क्लियर इसका हो गया। वाइस वर्सा ट्रू होगा? हाँ, ए डबल एरो बी सी का वाइस वर्सा ट्रू होगा? इसका वाइस वर्सा ए डबल एरो बी सी दे रखा है, तो इसको हम स्प्लिट बिल्कुल कर सकते हैं, ए सिंगल एरो बी और ए सिंगल एरो सी। डबल एरो में नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं डियर, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ओके सर, अब ठीक है, क्लियर हो गया सर। ठीक है ना। हाँ जी। उसके बाद यहाँ पर क्या है, अगला है ए डबल एरो बी सी। मैं बहुत ही सिंपल सी शॉर्टकट मैंने बताया, सिंगल एरो का मतलब है सबसेट एज कंपेयर टू द डबल एरो। डबल एरो गिवन है तो डबल एरो ही रिजल्ट आएगा, सिंगल एरो गिवन है तो दोनों ही रिजल्ट पॉसिबल है। ठीक है, तो चाहे किसी में भी अप्लाई कर रहे हो, जैसे अगला आ रहा है ए डबल एरो बी सी, इसको स्प्लिट किया ए डबल एरो बी सी एंड ए सिंगल एरो बी, तो इसका रिजल्ट ये कह रहा है कि ए सिंगल एरो सी वैलिड है या नहीं है? अब बताओ वासु, ये वैलिड होगा या नहीं होगा? सर होगा। ये वैलिड होगा, कैसे? कैसे होगा? भाई क्वेश्चन क्या है, ए डबल एरो बी सी एंड ए सिंगल एरो बी, ये क्वेश्चन है। तो इसने कहा कि इसका जो रिजल्ट है ना वो क्या है, ए सिंगल एरो सी, दैट इज ए वैलिड और इनवैलिड? कोई बता सकते हैं? अभी मैंने जो बताया है उसके बेस पे कोई बता सकता है? कोई बता सकता है इसका रिजल्ट ये ठीक है या नहीं है, वैलिड है या नहीं इनवैलिड है? जैसे वासु कह रहे हैं कि वैलिड है, किसी और का आंसर? सर वैलिड है। वैलिड है। दीपांजलि? यस सर। ओके, एनीवन एल्स? किसी और को नहीं पता चल रहा है? देखिए वैलिड जो बोल रहा है दीपांजलि एंड वासु, आप रीजन दे सकते हो कैसे वैलिड है? सर जो आपने अभी बताया था कि इसका सुपर सेट होगा अगर ए बिल्कुल बिल्कुल, मगर एक चीज समझो आप दीपांजलि, आप समझना एक चीज को, इसके अंदर ये कंटेन है, ये वाला पार्ट इसके अंदर कंटेन है। हाँ जी। यस सर है। तो इसके अंदर ये चीज इसके अंदर होनी चाहिए, पर डबल वैल्यूड में होगी, हो सकती है सर फिर ये? नहीं नहीं, मेरे क्वेश्चन का जवाब दो पहले, फिर बाद में मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दूंगा। होगी सर ये।
ये वाला पार्ट इसके अंदर है, मैं ब्लैक से शो कर रहा हूं, ये पार्ट इसके अंदर है, क्या ये चीज इसके अंदर है? ये ए डबल एरो वाला हाँ, ये डबल और एरो सर वाला पार्ट इसके अंदर है? तो नहीं होगा ना। नहीं होगा, तो कैसे कह रहे हो आप होगा? भाई अगर एक चीज समझो, यहाँ पर ए डबल एरो सी होता तो भी क्या ये होता? तब भी नहीं होता, क्योंकि ये वाली चीज इसके अंदर कंटेन हो रही है। भाई आप एक चीज समझो, गिवन स्टेटमेंट दो है, दोनों स्टेटमेंट में हमने एक स्टेटमेंट बना दी। कैसे कि ये वाला पार्ट हमें पता लग गया, ये वाला जो पार्ट है ना वो इसके अंदर कंटेन हो रहा है। अब इन दोनों को मिला के एक बना दिया हमने। अब ये चीज चेक करेंगे ना हम, रिजल्ट में आई या नहीं आई। अब रिजल्ट में ए डिराइव सी आ रहा है और ये ए डबल डिराइव बी सी है, बी तो है ही नहीं ना यहाँ पर रिजल्ट में, वहीं पर ही गलत हो गया ये। बाद में देखेंगे सिंगल एरो डबल एरो है या नहीं है। सर बट ए ड्राइव सी तो है ना सर, अगर अलग अलग इसको हाँ अगर ब्रेक कर दें जैसे ए से बी और फिर ए से सी, तब तो आ रहा है A से C। कैसे आ रहा है? सर जैसे अगर ए डबल एरो बी सी का डिवीजन क्या होगा? ए डबल एरो बी और ए डबल एरो सी। यस सर। ठीक है, कहाँ आ रहा है? ए सिंगल एरो सी है, मान लो डबल एरो होता तो यही वाला पार्ट तो कंटेन कर रहा है, ये कहाँ है? कैसे आप कह सकते हो कि इसका रिजल्ट ये होगा या ये होगा? भाई ए डबल एरो बी सी है तो ए डबल एरो सी तो आ रहा है, मान के चलो ये वाला दिया होता तो ए डबल एरो बी कहाँ है? कैसे कह सकते हो आप ये वाला पार्ट इसके अंदर कंटेन है? ये तो साफ साफ दिख रहा है कि दैट इज नॉट ए वैलिड। बात समझ में आ रही है? क्लियर है सभी को? सर वो मतलब हमको ऐसा दिया ना, इफ दिस एंड दिस देन दिस, मतलब वो कंक्लूजन दिया है। देखो, this one is a first statement, this one is the second statement, यस सर। and बीच में है। ठीक है, अच्छा। and का मतलब क्या होता है कि when both of these condition are true then result will be true। तो हम इसको भी वेटेज देंगे और इसको भी वेटेज देंगे। क्लियर है पॉइंट? तो दोनों को वेटेज देंगे तो दोनों में ही मैंने सिमिलरिटी देख ली। इसमें क्या है, मेरे को दिख गया ये वाला जो पार्ट है ना, समझाने के लिए बता रहा हूं मैं आपको, ऐसे लिखना नहीं है, बस माइंड में शॉर्टकट बनाने हैं जो मैं बना रहा हूं। क्या सेकंड स्टेटमेंट जो है ना वो इसका सबसेट है फर्स्ट स्टेटमेंट का, तो इसके अंदर कंटेन होगा। अगर ये कंडीशन ट्रू है ना, ये कंडीशन ट्रू है, मतलब ये वाला जो पार्ट है ना वो इसका सबसेट है। कहने का मतलब ये है, सबसेट का मतलब ये होता है कि ये जो चीज है ना वो ट्रू है। ठीक है, वो ट्रू है तो ये ट्रू होगा या नहीं होगा वो कोई श्योरिटी नहीं है, क्योंकि ये सुपर सेट है। ठीक है, अगर ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, तो यहाँ पर मतलब फॉल्स ट्रू और ट्रू फॉल्स, इसको बस सिंपल सा आपको ये समझना है, जो वो ज्यादा डिटेल में है, डिटेल में ना जाके आपको बस प्रॉपर्टी में मेन फोकस करना है, डबल एरो और सिंगल एरो, पहली चीज। तो दूसरी चीज फोकस करनी है कौन सा किसका सबसेट है। और जब सबसेट निकल जाता है, हमें सुपर सेट मिल जाता है, तो हम सबसेट को भूल जाते हैं, क्योंकि ये इसके अंदर कंटेन हो रहा है। कंटेन हो रहा है तो हम सुपर सेट को वेटेज देंगे। अब सुपर सेट के हिसाब से यहाँ पर भी बी है, अगर मान लो वेटेज भी ना दो, यहाँ पर भी राइट हैंड साइड में बी है, यहाँ भी राइट हैंड साइड में बी है, तो ये राइट हैंड साइड में तो बी आना जरूरी है। यहाँ पर रिजल्ट में राइट हैंड साइड में बी नहीं आया हुआ है, रिजल्ट में क्या है, सिर्फ ए डिराइव सी, तो ये तो वैसे ही इनवैलिड हो गया। दूसरा रीजन है इनवैलिड का कि गिवन स्टेटमेंट में डबल एरो है, तो रिजल्ट में भी डबल एरो आएगा। तो यहाँ पर दूसरा रीजन है रिजेक्ट होने का कि यहाँ सिंगल एरो आया हुआ है। ठीक है जी, तो ये रीजन है इसके कि जो कि ये वैलिड नहीं है, नॉट वैलिड आएगा। क्लियर है? आगे चलें। देखिए नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट कोई बता सकते हैं वैलिड है या इनवैलिड है? ए
derive BC and A derive B, तो then A double derive C, ये बताओ वैलिड है इनवैलिड? सर ये भी नहीं होना चाहिए फिर तो। वैलिड है इनवैलिड? नहीं होना चाहिए। इनवैलिड है सर। ये इनवैलिड है, सबका आंसर यही है। सबका आंसर यही है। सर वैलिड होगा ये मेरे हिसाब से वैलिड है। क्यों है देखिए, यहाँ पर पहली चीज है गिवन स्टेटमेंट में सिंगल एरो है, ठीक है, और रिजल्ट में डबल एरो है। तो ये एक प्रॉपर्टी होती है क्या, कि जब कभी भी आप सिंगल वैल्यू से मल्टी वैल्यू में चेंज हो रहे हो और दोनों के अंदर कॉमन एट्रीब्यूट है तो वह एलिमिनेट हो जाता है। दोनों के अंदर कॉमन एट्रीब्यूट अगर है तो वह एलिमिनेट हो जाता है और रिजल्ट में आ जाएगा ए डबल डिराइव सी, मतलब जो रिमेनिंग एट्रीब्यूट रह गया ये कॉमन एट्रीब्यूट ना हो। जो ये प्रॉपर्टी होती है जब यूनियन करते हैं हम, ये बेसिकली है ना कॉम्बिनेशन। इसने क्या बना दिया, इसने जो थोड़ा सा कंफ्यूजन डाली है ना, सिंगल वैल्यू और मल्टी वैल्यू को कंबाइन कर दिया, इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा डाउट हुआ है इस वाले क्वेश्चन में। सिंगल वैल्यू एंड मल्टी वैल्यू को जब कंबाइन करते हैं ना तो थोड़ा सा ध्यान रखते हैं सबसेट और सुपरसेट का। यहाँ पर ये सबसेट वाला पार्ट है, ये जो सिंगल एरो है, और ये डबल एरो है। तो डबल एरो जब कभी भी हमारा रिजल्ट में यूज होता है विद द हेल्प ऑफ सिंगल एरो, मतलब सिंगल से मल्टीपल वैल्यू में चेंज करते हैं हम, तो जो कॉमन एट्रीब्यूट है वो रिमूव हो जाता है और रिमेनिंग वैल्यू राइट हैंड साइड में बच जाती है। तो राइट हैंड साइड में सी बच गया यहाँ पर, और लेफ्ट हैंड साइड में तो कॉमन एट्रीब्यूट था हमारा ए, वही रहेगा एज इट इज, इसलिए ये वैलिड है। अगर इन केस मान लो यहाँ पर होता है ए टेंड्स टू सी तो ये इनवैलिड होता है। ए टेंड्स टू सी, अगर सिर्फ ए टेंड्स टू सी दिया हुआ है तो ये इनवैलिड होता है। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग बता रहा हूँ, इन दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग ए टेंड्स टू बी सी एंड ए टेंड्स टू बी, ड्यू टू दिस डबल एरो ये वैलिड हो गया। ठीक है, तो इस, हाँ जी सर अगर a टेंड्स टू BC दे रखा होता और a टेंड्स टू B दे रखा होता। ए टेंड्स टू बी सी दे रखा होता, ये तो दे रखा है। हाँ, ए और टेंड्स a टू बी टेंड्स टू दिया, B दे रखा होता और हमें a टेंड्स टू C प्रेडिक्ट करना होता तो कर हो जाता ना फिर तो ए टेंड्स टू C। नहीं, ये वैलिड नहीं होता ना डियर, इनवैलिड होता है, यही तो बता रहा हूँ मैं। ए टेंड्स टू सी इनवैलिड हो जाता है। कॉमन एट्रीब्यूट इसलिए एलिमिनेट हुआ क्योंकि यहाँ पर डबल एरो आ गया डबल वैल्यू से। यही नहीं तो तो मैंने, सर सिंगल वैल्यूड में नहीं देख सकते क्योंकि जैसे सर a टेंड्स टू B आ रहा है तो a टेंड्स टू C भी आना चाहिए फिर। ए टेंड्स टू बी आ रहा है तो ए टेंड्स टू C a टेंड्स टू B आ रखा है, अच्छा वो C B के उससे आ सकता है, ऐसे आप कह रहे कि इनवैलिड हो कि तो अगर B। इसमें है ना, इसमें आप क्लोजर वाला कंसेप्ट लगा के एक बार देख सकते हो। आई एम नॉट श्योर कि ये वाला कंसेप्ट लगेगा इसमें। ए का क्लोजर निकालो यहाँ पर, तो यहाँ क्या आ रहा है आपका ए बी सी, ठीक है। अब यहाँ पर रिडंडेंसी कुछ देखिए, ए टेंड्स टू बी, ए टेंड्स बी एंड बी टेंड्स टू सी, तो ए टेंड्स टू सी नहीं लिखे हम, ए टेंड्स टू बी एंड बी टेंड्स टू सी अगर होता है तो हम ए टेंड्स टू सी को रिडंडेंसी से रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर A tends to BC, A tends to C, नहीं B, नहीं डियर देखिए, इसको ऐसे समझो,
A, B and C. यहाँ एक closer है C. C. A tends to BC and इसमें थोड़ा सा डाउट आ रहा है मुझको. A tends to BC and A tends to B. ये कहीं पर लिखी हुई है प्रॉपर्टी, इसने देखी है ये वाला वैलिड है इनवैलिड. A tends to BC and A tends to B, इसने देखा हो. मैं बुक में देख रहा हूँ. तो इसके हिसाब से अभी ये तो देखो अलग क्वेश्चन है. क्वेश्चन के हिसाब से तो ये था, ये तो वैलिड है. तो आपका टोटल कितने वैलिड बन रहे हैं इसमें जो मैंने बताए हैं? पहले वाला इनवैलिड है, दूसरे वाला वैलिड है, तीसरे वाला इनवैलिड है. तो 2 बन रहे हैं. इसका आंसर 2 ही आ रहा है क्या? यस सर. ओके. तो क्वेश्चन था हमारा A tends to B, C. ये देखो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से तो मेरे को थोड़ा सा वैलिड लग रहा था, ये मेरे को मिल नहीं रहा. ये वासु जो ये वाला है ना, यहाँ पर इसके हिसाब से वैलिड लग रहा है मेरे को. A tends to B and A tends to C, तो इसका रिजल्ट होता है A tends to C. ठीक है. तो यहाँ पर अगर A का क्लोजर निकालें तो निकल रहा है A, B, C. यहाँ A का क्लोजर निकालें तो निकल रहा है हमारा A, C. तो B एलिमिनेट हो रहा है. सॉरी यहाँ B था. ठीक है. तो B एलिमिनेट हो रहा है यहाँ पर. सेम ईयर यहाँ पर भी आपका यही वाला कंसेप्ट लग रहा है. A tends to BC and A tends to C. तो इसमें A का क्लोजर अगर निकालें तो क्या निकल रहा है? A, B, C. तो इसका रिजल्ट A tends to C, जिसमें A का क्लोजर अगर निकालें तो A और C ये आ रहा है. तो इस हिसाब से देखा जाए तो राइट हैंड साइड में नहीं, एक चीज लॉजिकली सोचो, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं. इसको हम ब्रेक कर सकते हैं. A tends to B and A tends to C, और and A tends to C लिखा ही हुआ है. ठीक है. अब तीनों का रिजल्ट क्या होगा? मेरे हिसाब से तीनों का रिजल्ट A tends to BC आना चाहिए. A tends to C तो देखो ये है, ये तो एलिमिनेट हो गया. 2 बार लिखा हुआ है तो एक बार हटा दो इसको. तो इसमें B tends to A है ना, सॉरी A tends to B है ना, आपने A tends to C अच्छा. लिखा हुआ. अच्छा ठीक है. A tends to B है तो सर A वो तो फिर tends false हो जाएगी ना ये. and A tends to B लगा दो. तो A tends to B यहाँ से हटा दो. सर इसमें ये नहीं हो सकता कि B tends to C भी तो हो सकता है A tends to BC में. A tends to BC में B tends to C भी तो हो सकता है. कैसे? B tends to C नहीं हो सकता. A tends to BC में B tends to C कह रहे हो? ये कह रहे हो? A tends to BC में B tends to C कैसे होगा? नहीं हाँ B tends to C नहीं हो सकता. A tends to B तो दे रखा उन्होंने, तो B tends to C भी तो आ सकता है. कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है. नहीं, ऐसे नहीं बनेगी. देखो इसको ब्रेक कर सकते हो आप, राइट हैंड साइड में ब्रेक कर सकते हो. अपनी तरफ से इसको ऐड
करोगे तो कोई ना कोई तो वो होना चाहिए ना। क्या दे रखा है इसमें, A टेंड्स टू C दे रखा है, A टेंड्स टू B दे रखा है, A टेंड्स टू B दे रखा है, तो B टेंड्स टू C आप कह रहे हो कि हम अपनी तरफ से ऐड कर दें। तो B टेंड्स टू C अगर हम ऐड करेंगे तो लॉजिकली नहीं बनता। A टेंड्स टू B, B टेंड्स टू C, तो A टेंड्स टू C हो जाएगा। मगर वो ऐड क्यों करेंगे हम, B टेंड्स टू C कैसे ऐड कर सकते हैं? B टेंड्स टू C तो तब ऐड कर सकते हैं हम B के क्लोजर में C आया हो। तो क्या B के क्लोजर में C आ रहा है? भाई गिवन स्टेटमेंट हमें दे रखी है A टेंड्स टू BC एंड A टेंड्स टू B, तो B का क्लोजर निकालो यहाँ पर, तो B तो आ रहा है, तो B टेंड्स टू C कैसे ऐड कर सकते हैं? ठीक है ना वासु, B टेंड्स टू C तो तभी ऐड कर पाएंगे ना B के क्लोजर में C आ रहा होगा। क्लोजर का मतलब ही तो डिराइव होता है। यस सर, यस सर। तो गिवन स्टेटमेंट तो ये थी। मेरे हिसाब से इसका रिजल्ट A टेंड्स टू BC ही आएगा डियर, ये करेक्ट होगा। A टेंड्स टू C करेक्ट नहीं है। सर इसमें फिर कौन से पॉइंट वैलिड है? एक तो डी वैलिड है और सेकंड वैलिड है और फोर्थ वैलिड है। ओके सर। सर वो आगे वाला अगला क्वेश्चन क्या है? सर 29 29 वाला, 29 वाला। 29 में दे रखा है डियर A टेंड्स टू B, B टेंड्स टू C, C टेंड्स टू D एंड D टेंड्स टू B। इसमें पूछा है रिलेशन है हमारा ABCD, इसमें कॉम्बिनेशन बनाया है लॉसलेस ज्वाइन और डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग। तो लॉसलेस ज्वाइन तो आई थिंक डिकम्पोजिशन दे रखा है यहाँ पर, मैं वही देख रहा था डिकम्पोजिशन कहाँ गया। तो A कोमा B, B कोमा C एंड B कोमा D, ये दे रखा है। तो यहाँ पर सबसे पहले इनमें से देखो कॉमन क्या ले सकते हो आप, इसको ले लो दोनों को। तो B का क्लोजर, दोनों को कंबाइन हम कैसे करेंगे, B और B कॉमन है, लॉसलेस के लिए ये चेक करते थे, एक कॉमन एट्रीब्यूट होना चाहिए। दोनों को कंबाइन कब करेंगे हम, जब वन ऑफ द की हो। तो B का क्लोजर निकाला तो BC आ गया, यहाँ से आ रहा है BC, तो वन ऑफ द की आ गई, तो हम इसको मर्ज कर सकते हैं। ABC आ गया, ये BD है, इसको कंबाइन करेंगे तो B कॉमन है यहाँ पर भी, ठीक है जी। B कॉमन है तो B का क्लोजर निकालेंगे, B के क्लोजर में BC CD DB, तो वन ऑफ द की आनी चाहिए, की आ रही है, तो लॉसलेस तो होगा ही ABCD। सर लॉसलेस और डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग भी है सर, पर पीछे जो आंसर जो दे रखा ना, हाँ वो नॉट लॉसलेस दे रखा, इसी चक्कर से अटका मेरा। ये तो सर वैसे तो मेरा भी यही सेम हो गया था। तो गलत हो सकता है, ऐसी बात नहीं है मेडी जी वाले, ये थोड़ा ना भैया, आप नेट पे चेक करो ना इस क्वेश्चन को, उन्होंने क्या दे रखा है। एक सेकंड सर, चेक कर रहा हूँ। आप एक्सप्लेनेशन में देखो इसकी, ऑप्शन पे ना जाओ, एक्सप्लेनेशन में क्या पता कई बार ये ना मेडी जी वाले ऑप्शन गलत लिख देते हैं और एक्सप्लेनेशन सही दे देते हैं, कई बार होता है ऐसा, मैंने मतलब देखा है इनकी बुक्स में। हाँ जी सर, वो सही है आपका, वही लॉसलेस ही दिखा रहा, वो गलत था आंसर। हाँ ठीक है, ये कई बार मतलब बुक्स में गलती कर देते होंगे। हाँ आगे चलो सर, और एक ना, एक 27 वाला जो है ना, स्क्रीनशॉट भेजा आपने? हाँ सर, ऊपर भेजा हुआ मैंने आपको ना सर। ठीक है, हाँ हाँ ये BCN है वाला। फॉल्स पूछा है इसमें तो सर इसमें C और D बता दो सर एक बार। कौन से में? 27 में सर C और D ऑप्शन बता दो सर। 27 में, ठीक है। इसने फॉल्स स्टेटमेंट पूछी है, तो फॉल्स स्टेटमेंट, पहले तो फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढ लेते हैं, फिर C और D की बात करेंगे। एनी रिलेशन विद टू एट्रीब्यूट इज इन BCNF, इज इट राइट और रॉन्ग? कई बार बताया ये वाला, राइट होती है, बिल्कुल ट्रू होती है, ठीक है। दो एट्रीब्यूट अगर है तो ऑब्वियस सी बात है, दो एट्रीब्यूट अगर है तो उसमें या तो A टेंड्स टू B होगा
या B टेंड्स टू A होगा। BCNF भी यही कहता है क्या कि A का क्लोजर निकालोगे तो A भी आ जाएगा, B का क्लोजर निकालोगे तो BA आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि BCNF क्या कहता था, वन ऑफ द की होनी चाहिए। तो A टेंड्स टू B है, यहाँ भी की आ रही है सुपर की, यहाँ भी सुपर की आ रही है, दो ही डिपेंडेंसी पॉसिबल है, दोनों की दोनों किसमें सेटिस्फाई कर रही है, BCNF में। ऊपर से हम स्टार्ट करते हैं हमेशा, ठीक है। तो ये हमेशा दो एट्रीब्यूट का कॉम्बिनेशन BCNF होगा। तो इसने फॉल्स पूछा है तो ए तो ऑप्शन होगा ही नहीं। दूसरा है ए रिलेशन इन विच एवरी की हैज ओनली वन एट्रीब्यूट इज इन सेकंड NF। ये भी ट्रू है सर। Every key has only one attribute is in second NF। ये भी ट्रू है। कैसे? सर एक ही अगर एट्रीब्यूट होगा तो वो कैंडिडेट की में एक ही एट्रीब्यूट होगा तो वो हमेशा मतलब कैंडिडेट की होगा और की होगा वो, बिल्कुल। यस सर। उसको ब्रेक ही नहीं कर सकते क्योंकि कैंडिडेट की प्रॉपर्टी तो ये होती थी ना कि वो कैंडिडेट की कब नहीं होगा, जब उसका प्रॉपर सबसेट हम निकालेंगे, वो अगर किसी रिलेशन को डिफाइन कर रहा है तो वो आपका कैंडिडेट की नहीं होगा। तो इसने तो यही पूछा है, इसने तो ये कहा है कि एक रिलेशन है उसमें जितनी भी की है, एवरी की हैज ओनली वन एट्रीब्यूट इज इन सेकंड NF, तो ये ट्रू है। तीसरा है आपका प्राइम एट्रीब्यूट कैन बी ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट ऑन ए की इन द 3NF, 3 रिलेशन। देखिए ये वो कंडीशन है जो 3NF की मैंने आपको बताई थी, याद है आशीष? एक मिनट रुकना, एक फोन आ रहा है, एक सेकंड। हेलो, हाँ जी मैम। किसका डिस्कस कर रहे थे? जी देखिए, ये आई थिंक आशीष, ये जो क्वेश्चन था थर्ड और फोर्थ का, मैंने आप लोगों को बताया भी था 3NF और BCNF में मोटा मोटा ये डिफरेंस है क्या, x टेंड्स टू y अगर है, ठीक है, BCNF में भी यही था, x टेंड्स टू y है, तो 3NF को चेक करने के लिए क्या होता था, लेफ्ट हैंड साइड जो है सुपर की हो या राइट हैंड साइड में प्राइम एट्रीब्यूट हो, ठीक है जी। सेम यार यहाँ पर BCNF में कहता था कि यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में सुपर की हो, राइट हैंड साइड का कोई रोल नहीं था उसमें, राइट हैंड साइड के लिए कुछ नहीं बोला गया है BCNF के अंदर।
ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो थर्ड के अंदर यही बोला गया है कि प्राइम एट्रीब्यूट कैन बी ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट ऑन ए की इन द 3NF रिलेशन। जो प्राइम एट्रीब्यूट है वो that can be transitively dependent on the key attribute, means x tends to y and y tends to z। ठीक है, इसका मतलब क्या है, z जो है वो प्राइम एट्रीब्यूट है और x जो है वो की एट्रीब्यूट है। ठीक है, तो प्राइम एट्रीब्यूट कैन बी ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट ऑन ए की इन 3NF। ये क्या पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? बताइए 3NF में। आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर आ रही है, बट अच्छा। कैसे प्रेडिक्ट करेंगे? अरे बहुत ही सिंपल जाएगा, कैसे क्यों नहीं करोगे? x टेंड्स टू y है, इसमें क्या है, लेफ्ट हैंड साइड की है, क्या ये 3NF में है? यस सर। बस y टेंड्स टू z है, राइट हैंड साइड वाला प्राइम एट्रीब्यूट है, क्या ये 3NF में है? यस जब दोनों 3NF में है तो रिजल्ट क्या होगा? 3NF में ही तो होगा। सर, तो आपने y टेंड्स टू z ही क्यों लिया? कुछ और भी तो हो सकता था ना? ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट बोला है, कैसे हो सकता है कोई और? ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? ओके सर, सॉरी। ओके, आ अब गया सर, देखिए, फोर्थ भी समझ में आ गया, आ गया। आ गया, चलो। Yes, sir. इसने ये बोला है फोर्थ, वैसे मैं बता दूं आपको, आ गया। फिर भी सबको पता होना चाहिए, x टेंड्स टू y एंड y टेंड्स टू z। ठीक है, तो इसने कहा है कि प्राइम एट्रीब्यूट, ये वाला प्राइम एट्रीब्यूट दैट कैन बी ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट ऑन द की एट्रीब्यूट, तो ये तो BCNF में है, मगर इसका तो राइट हैंड साइड का तो कोई रोल ही नहीं है, तो ये BCNF में है या नहीं है? हम मान के चलते हैं कि ये नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो BCNF में ना होके 3NF में है। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये BCNF में होगा, हम श्योरिटी नहीं दे सकते, तो दिस इज द फॉल्स कंडीशन, हम ये श्योरिटी नहीं दे सकते। ठीक है, तो फोर्थ वन इज द इनकरेक्ट। आई थिंक यही होगा आंसर जी। आगे कोई डाउट? यस सर। अभी पहले वासु के कंप्लीट हो गए क्या आपके? वासु कंप्लीट हो गए क्या आपके? एक रहा 12th वाला सर, बाकी हो गए। 12th स्क्रीनशॉट भेजा है? अच्छा, 12th में एक रिलेशन है ABCD, उसमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट हैव ए लॉसलेस ज्वाइन डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग BCNF डिकम्पोजिशन। तो डजंट हैव बोला है ना इसने, तो डजंट हैव के लिए आप इसमें क्वेश्चन जो है 11th वाला है ना डियर, ये 11 सर 12th वाला 12th वाला है ना, 12th वाला है ये। तो 12th में देखो, 1 बाय 1 देखते हैं। इसने बोला है कि डजंट हैव, ये क्वेश्चन है ना, एक रिलेशन है विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट हैव ए लॉसलेस ज्वाइन डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग BCNF डिकम्पोजिशन। देखिए इसमें है ना, लॉसलेस नहीं होना चाहिए। पहले तो है ना, एक चीज मैं आपको बता दूं, बहुत ही सिंपल सा तरीका, जब कभी भी देखो गेट के क्वेश्चन है ना, छोटे नहीं आते हैं, बड़े क्वेश्चन आते हैं। कभी भी देखना कोई भी क्वेश्चन होगा ना, बड़ा होगा। अभी तक आप जो करते थे ना, वो छोटे छोटे क्वेश्चन करते थे, मतलब आपने इंजीनियरिंग की होगी या MC किया होगा, जो भी किया होगा, उसमें छोटे छोटे क्वेश्चन किए होंगे। गेट में ये एक डीमेरिट नहीं है, एक मेरिट है कि क्वेश्चन जो है बहुत बड़े बड़े आते हैं। बड़े बड़े आने से होता क्या है, क्वेश्चन बड़े आने से बेनिफिट ये होता है कि वो ईच एंड एवरीथिंग, छोटे छोटे पॉइंट्स बहुत अच्छे से समझाते हैं। ठीक है, मतलब क्वेश्चन में ही आपको समझा देंगे। अब आपके ऊपर दिमाग लगाना है आपने कि उसको कैसे समझो और कैसे अप्लाई करोगे आप। बहुत सिंपल होते हैं क्वेश्चन गेट के, बस मेन होता है कि आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए।
जैसे कि मैंने आपको ट्रांजैक्शन के अंदर ये बताया कि डर्टी रीड प्रॉब्लम अगर है तो डेफिनेटली आप ये कह दो कि कैस्केड लेस नहीं होगा, डायरेक्टली आप कह सकते हो। भाई वो डर्टी रीड का पता भी तो होना चाहिए, वो सिचुएशन दे देगा तो आपको पता होना चाहिए डर्टी रीड आ रहा है या नहीं आ रहा है इसमें। बस यही होता है गेट के अंदर, ठीक है। मैं यहाँ पर इस पॉइंट पे इसलिए समझाना चाह रहा हूँ, यहाँ पर दो कॉम्बिनेशन दिया आपको, एक लॉसलेस का और एक बीसीएनएफ डिकम्पोजिशन का, डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग वाला। मान के चलो डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग जो है ना थोड़ा बहुत टफ है, जिसमें कई बार बच्चा गड़बड़ कर देता है। टफ कोई चीज नहीं होती मगर गड़बड़ हो जाती है उसमें। तो हमें पता है कि उससे इजी जो है वो लॉसलेस है, तो आप हमेशा इजीएस्ट वन को टिक किया करो सबसे पहले। मतलब आपको यहाँ पर ये बताना है कि पहले आपको 1 by 1 ऑप्शन को लेके चलना है और उसमें ये देखो कि लॉसलेस किसमें है, डजंट हैव पूछा है ना इसने। अगर मान लो चारों ऑप्शन में से तीनों ऑप्शन ही हमें बीसीएनएफ डिकम्पोजिशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्या पता लॉसलेस से ही काम चल जाए। समझ में आ रहा है? मैं नहीं कह रहा कि उससे चलेगा, मगर हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है ए पार्ट में ए बी which of the following doesn't have a lossless dependency। आपको दिया हुआ है यहाँ पर A tends to B और B tends to CD। तो जो डिकम्पोजिशन ना देके यहाँ पर आपको ये दे दिया है फंक्शनल डिपेंडेंसी, तो कैसे बनाओगे डिकम्पोजिशन? ए बी बन जाएगा और बी सी डी बन जाएगा, यही बनेगा ना। डिकम्पोजिशन अगर मान लो डिकम्पोजिशन ना दिया हो तो आप फंक्शनल डिपेंडेंसी से डिकम्पोजिशन निकाल सकते हो। मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पर, मैं ये कह रहा हूँ ए टेंस टू बी, मान के चलो सी टेंस टू डी, ई टेंस टू एफ, ये दे रखा है, डिकम्पोजिशन नहीं दे रखा, तो आप डिकम्पोजिशन हर एक एफडी से निकाल सकते हो। ए बी आ जाएगा यहाँ से सी डी आ जाएगा, यहाँ से ई एफ आ जाएगा। तो विद द हेल्प ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी यू विल फाइंड आउट द डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो इसी तरह से ए टेंस टू बी दे रखा था, बी टेंस टू सी डी दे रखा था, तो डिकम्पोजिशन हमने निकाल लिया। डिकम्पोजिशन निकालने के बाद आप इसमें ये चेक करो कि ये लॉसलेस है या नहीं है। दोनों में कॉमन एट्रीब्यूट बी आ रहा है, बी इज द की ऑफ एनी वन ऑफ द रिलेशन, क्या है तो ये लॉसलेस हो जाएगा ना। बी का क्लोजर निकालो विद द हेल्प ऑफ दिस वन, बीसीडी आ जाएगा। ये तो आएगा ही आएगा क्योंकि हमने फंक्शनल डिपेंडेंसी से लॉसलेस निकाला है। ये समझ में आ रहा है? ये समझ में आया है? यस सर। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा है आपका, आप सबके पास क्वेश्चन है आई थिंक, इसलिए मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ। दूसरा है ए टेंस टू बी, तो ए बी हो जाएगा डिकम्पोजिशन, बी सी हो जाएगा एंड सी डी हो जाएगा, ठीक है। तो क्या ये लॉसलेस होगा? बिल्कुल है। तो मैं चेक ही नहीं कर रहा बीसीएनएफ डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग को, तो बीसीएनएफ डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग को तो मैं चेक ही नहीं कर रहा हूँ। क्यों? जब लॉसलेस निकल रहा है हमारा तो डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग चेक करने की क्या जरूरत है? इसने तो क्वेश्चन ये किया ना, डजंट हैव ए लॉसलेस, ठीक है। क्वेश्चन क्या है इसका? डजंट हैव ए लॉसलेस। ठीक है, नेक्स्ट देखो सी। सी में क्या है आपका? एक तो CAD हो जाएगा और एक हो जाएगा आपका ABC। दोनों में कॉमन एट्रीब्यूट क्या है? इसमें डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग नहीं दे रखी ना, या आप मेरे को ही नहीं दिख रही है, आपको भी नहीं दिख रही ना। क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट सा लग रहा है मेरे को। ABC यहाँ पर है, इसमें से कॉमन एट्रीब्यूट निकालो, ए का क्लोजर निकालो, तो यहाँ पर लॉसलेस आ रहा है, ठीक है, लॉसलेस है ये। डी पे जाएंगे हम, डी में क्या है? ए टेंस टू BCD, तो ये तो आपका BCNF है ही, BCNF मतलब लॉसलेस तो होगा ही होगा। एक ही फंक्शनल डिपेंडेंसी है और वो पूरे के पूरे रिलेशन को डिफाइन कर रहा है, तो डिकम्पोजिशन तो हो ही नहीं रहा ना, एक ही फंक्शनल डिपेंडेंसी है। ये ध्यान रखना, जब कभी भी एक ही फंक्शनल डिपेंडेंसी दे रखी हो
और वो पूरे रिलेशन को डिफाइन कर रही है, वो हमेशा BCNF में होगा, चाहे वो 2 एट्रीब्यूट है, 3 एट्रीब्यूट है, 4 एट्रीब्यूट है। मेरे को ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, ये पेपर का क्वेश्चन भी 2001 का है, इसमें तो चारों ही ऑप्शन करेक्ट है, मतलब चारों ही ऑप्शन इनकरेक्ट है, क्योंकि डजंट हैव लॉसलेस पूछा है और चारों ही आपके लॉसलेस आ रहे हैं। वासु, यही डाउट था ना वही मैं आपका? कह रहा था सर, क्योंकि इसमें यही दिक्कत आ रही थी। यही दिक्कत आ रही थी ना? आप ठीक हो, कोई ऐसा देखो, आप कभी भी ये ना सोचो बुक से आप टीचर से वेरीफाई करा सकते हो, बुक मिसप्रिंट हो जाती है, लिखने में मिसप्रिंट हो जाती है, और ऐसा ना सर समझो बट कि सर सी ऑप्शन में डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग नहीं आ रहा है ना, BSNF में तो नहीं है ना सी वाला। डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग नहीं आ रहा है। हाँ, BCNF में कहाँ है ये? डजंट हैव लॉसलेस ज्वाइन, तो लॉसलेस तो है ना, हम करेक्टली हाँ, तो नहीं बोल सकते ना इसको। बट सर डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग कहाँ है? बात को समझे नहीं रहे हो आशीष, मैं डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग तो चेक ही नहीं कराया मैंने। सर तो ये वो बोल रहा है तो ना कि मैंने, डज नॉट हैव लॉसलेस ज्वाइन एंड डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग, मतलब दोनों नहीं होने चाहिए। हाँ तो जब लॉसलेस आ गया तो मैं दूसरे को क्यों चेक करूंगा? ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया ना, जब यस मेरा सर। पहला ही इनकरेक्ट आ गया तो व्हाई वी फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ सेकंड ऑप्शन, ये तो शॉर्टकट होता ही है हमारा। तो क्वेश्चन में गड़बड़ है ना, मैं ये बोल रहा हूँ, मैं ये बोल ही नहीं रहा कि डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग है या नहीं है, मेरा तो पहला यही है कि ये चारों लॉसलेस है, क्वेश्चन में डजंट हैव ए लॉसलेस, आगे तो हम आगे जाएंगे, ठीक है, ये चारों में लॉसलेस आ रहा है डियर, मैं ये बोल रहा हूँ। सर पर आंसर तो गीक फॉर गीक्स या गेट और फ्लो में तो सी दे रखा। सीधे रखा था, तो उसने रीजन क्या दे रखा था? सर ये नहीं पढ़ा। रीजन ही तो पढ़ा करो, क्वेश्चन थोड़ा ना रटने हैं हमें, क्वेश्चन तो कुछ भी आ सकता है, हमें मेन है ना क्वेश्चंस के रीजन देखने हैं कि क्यों वो है और क्यों वो नहीं है, मेन अगर ये तरीका पता चल गया ना तो कोई क्वेश्चन नहीं रुकेगा। तो मेरे हिसाब से ये इसमें अगर सी हो सकता है, जैसे जो ये रीजन दे रहे हैं आशीष डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग, क्या पता बाकी तीनों हो डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग और सी ना हो, इसलिए दे रखा हो उन्होंने, और क्वेश्चन में भी यही पाएगा, अगर सी ऑप्शन है ना इसमें और डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग नहीं है, तो क्वेश्चन पता है क्या है? ये क्वेश्चन है कि डज हैव ए लॉसलेस ज्वाइन बट नॉट डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग। तो इसमें डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग बना कर रहा वो। हाँ तो नहीं है ना डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग, मगर क्वेश्चन में ये लिखा है डजंट हैव ए लॉसलेस ज्वाइन डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग, दोनों ही नहीं है, क्वेश्चन में ये लिखा है, क्वेश्चन चेंज होना चाहिए, इसमें होना चाहिए कि लॉसलेस ज्वाइन बट नॉट डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग, देन यू कैन से थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है ये या गड़बड़ है, ठीक है। और कोई ऑप्शन डाउट आपके? वासु क्लियर हो गए हैं सारे डाउट जो अभी तक थे? वासु यही था ना आपके? डाउट रह रहा, बस एक डाउट सर मैं बता रहा आपको। नंबर बता दो सर वो इसमें नहीं है, फोटो भेज रहा मैं आपको। फोटो भेज देंगे। बाकी इतने फोटो भेज दें जो कि डाउट क्लियर कर लें, क्योंकि डाउट सेशन ही रख लेते हैं अब, डाउट सेशन हमेशा अलग ही होना चाहिए, डिवाइड करते हैं ना तो उसमें फ्लो नहीं बन पाता, क्योंकि डाउट जब पढ़ते रहते हैं ना तो डाउट में ही मजा आता है पढ़ने में। सर भेज दिए मैंने आप। हाँ ये है आपका 2.6, तो इसमें क्या पूछा है इसने क्वेश्चन पूछा है 5 रिकॉर्ड्स है, सारे बहुत पुराने पुराने क्वेश्चन है 1998 के। सर वही तो सर 2010 के बाद तो सारे हिल गए सर, उसमें बस एक मैंने आपको जब वो कर रहा था ना सर 2010 के बाद के सर, उसमें ट्रांजैक्शन में कंकरेंसी कंट्रोल था, वो मैंने आपको मैसेज लिख दिया था। वो मैंने आज के लिए कर ही लिया था रेडी, क्योंकि देखो ये चीज मैं आपको क्लियर कर दूं,
ऐसा कोई भी नहीं है, कोई फैकल्टी या कोई भी अगर बिना पढ़े पढ़ाएगा तो वो नॉलेज नहीं दे पाएगा जो देनी चाहिए। तो हमेशा भले ही मेरे को कंकरेंसी आज आप बोलते मैं तुरंत पढ़ा देता, मगर जब तक विदाउट प्रिपरेशन नहीं होगी, जब तक प्रिपरेशन नहीं होगी तब तक अच्छी डिलीवरी नहीं होगी। ठीक है, तो मैं हमेशा, आपने जब कंकरेंसी बोला, आशीष का भी फोन आया, तो मैंने कंकरेंसी ही पूरा आज देखा है और कोर्स की भी बुक पढ़ी, नवाथे की भी बुक पढ़ी, इस तरह से नोट्स भी बनाए, फिर उसको मैंने तैयार किया था आज के लिए कि कंकरेंसी मैं कंप्लीट कराऊंगा। क्योंकि उसमें ना कुछ शॉर्टकट्स होते हैं, कुछ आपकी ये बताना होता है कि इस तरह से ऐसे अप्लाई होगा, तो वो चीज़ें बिना पढ़े नहीं आएगी। मतलब कोई भी टीचर है, अगर मैं डीबीएमएस पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं मैं सिर्फ डीबीएमएस ही पढ़ा सकता हूँ, मैं ऑपरेटिंग सिस्टम भी पढ़ा सकता हूँ, मैं थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा भी पढ़ा सकता हूँ, कंपाइलर डिजाइन भी पढ़ा सकता हूँ। इस तरह के सारे सब्जेक्ट मेरे अच्छे हैं, मतलब जो मेरे को लगता है, स्टूडेंट का जो फीडबैक आता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि मगर उसमें कंडीशन यही है कि जब आप कोई भी कंसेप्ट डिलीवर कर रहे हो उससे पहले आपको प्रिपेयर होना चाहिए अच्छे से, तभी आप बच्चों के आंसर दे पाते हो क्वेश्चंस के। अब क्योंकि ऑल ऑफ यू आर टोटली डिपेंडेंट ऑन मी, या मेरे पे डिपेंडेंट नहीं हो, मगर मैं जो वर्ड्स बोलूंगा तो आपके माइंड में वो फिक्स हो जाएगा। तो अगर मैं ही गलत पढ़ाऊंगा तो गलत आप वो पढ़ोगे और गलत क्वेश्चन करोगे। तो उसके लिए बेटर है कि मैं अपने माइंड को पहले क्लियर करूं कि हाँ ये चीज कैसे है कैसे नहीं है, क्योंकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊं। यही एक एक्सपीरियंस और यही एक नॉलेज होती है जो टीचर की स्टूडेंट्स को मिलती है। चलिए, तो 2.6 जो क्वेश्चन है वो है 5 रिकॉर्ड्स है डाटाबेस में, नेम, एज, ऑक्यूपेशन, कैटेगरी। ये 5 वैल्यू दे रखी है। देयर इज एन इंडेक्स फाइल एसोसिएटेड विद दिस एंड कंटेन द वैल्यू 1, 3, 2, 5 and 4. Which one of the field is the index built from? 1, 3, 2, 5, 4. मेरे को लगता है ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें क्या दिक्कत है? कोई और बता सकता है इसका आंसर? कोई बता सकता है? क्योंकि देखो जितनी ज्यादा डिस्कशन होगी ना उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। सर ये ऑक्यूपेशन के ऊपर तो नहीं होगा कहीं? इसका आंसर है वासु का। ऑक्यूपेशन पे क्यों होगा? मतलब जो भी आंसर दो ना, रीजन दिया करो, मे बी आप सही हो। सर इंडेक्स फाइल बोल रहा है ना, इंडेक्स फाइल में तो सर वो होता है ना सर, सारा अल्फाबेटिकली होता है। हाँ, क्योंकि सर फिर जैसे हम ऑक्यूपेशन में देखेंगे तो ये अल्फाबेटिकली नहीं है ना, और वो उस हिसाब से इन्होंने नंबर दे रखे। अल्फाबेटिकली नहीं है, CON ENG DOC अल्फाबेटिकली ही तो है। सर सी फिर ई, पहले सी के बाद डी आता ना सर। अच्छा, C के बाद D आता है, बिल्कुल। और सर डी के बाद एम आता, उसके बाद एस आता, वही सर अल्फाबेटिकली कह रहे ना ये। सर वैसे तो फिर नेम में भी नहीं आ रहा है, नेम में पहले आर आ रहा है फिर ए आ रहा है, वैसे एज में फिर पहले 27 आ रहा है फिर 22 आ रहा है। ओके, और बताइए कोई आंसर? सर 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 जैसे ये अभी बोल रहा है ना वासु की ऑक्यूपेशन में जैसे पहले सी से हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, फिर ई से आ रहा है, वैसे डी से आ रहा है, वैसे सर नेम वाले सेक्शन में भी पहले आर से आ रहा है, फिर ए से आ रहा है, फिर जेड जे से आ रहा है, तो अल्फाबेटिकली तो यहाँ पे भी नहीं मेंटेन हो रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल। सर ये इंडेक्स फाइल का क्या मतलब है सर? इंडेक्स फाइल होती है
अभी हम आगे टॉपिक करेंगे इंडेक्स वाला। इंडेक्स में क्या होता है, की वैल्यू हम डाल देते हैं, मतलब जैसे आपका बुक के अंदर इंडेक्स होता है ना, वही चीज है ये भी इंडेक्स। मतलब जिसमें हम कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक हमें सर्च आउट करना है, तो उसके अंदर हम टॉपिक के आगे पेज नंबर लिखा होता है, ठीक है, तो वो ही होता है इंडेक्स। मतलब इसको ऐसे मान के चलो, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, ठीक है। यूनिट 1 के अंदर सब टॉपिक्स है। अब यूनिट 1 में हम लिख देते हैं फ्रॉम दिस टू दिस पेज, तो वो एक इंडेक्स बन गया। मतलब यूनिट 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 यूनिट जो है वो एक पूरा का पूरा इंडेक्स फाइल बन गई है। और इंडेक्स का मतलब है कि जो हम नंबरिंग देते हैं हर उसके लिए, टॉपिक के लिए इंडिसेस असाइन करना, उसको बोलते हैं इंडेक्स। फाइल मतलब जिसके अंदर कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स हो, तो उससे बनता है इंडेक्स फाइल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑक्यूपेशन ही मेरे को लग रहा है, मगर इनका आशीष का भी रीजन ठीक लग रहा है कि रमा अब्दुल ये जो है, मैं इसमें ना सिमिलरिटी सी देख रहा था कि विच वन ऑफ द फील्ड इज इंडेक्स बिल्ट फ्रॉम CON English ENG DOC SER MUS ABC। कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लग रहा है ऑक्यूपेशन क्यों है, क्योंकि आप ये देखिए, देखो इसका रीजन देता हूं मैं, ऑक्यूपेशन क्यों है ये। देखिए ऑक्यूपेशन में आप नाम देखोगे तो यहाँ पर देखिए CON ENG DOC, उसके बाद है SER MUS, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पर जो C है इसको हमने मतलब वहां पर दे रखा है 1, 3, 2, 5 एंड 4, ये इंडेक्स फाइल के नंबर दे रखे हैं क्वेश्चन में। तो C को हमने 1 असाइन कर दिया, तो ABCDE, अगर C को 1 असाइन कर दिया तो E को क्या असाइन होगा, D को क्या असाइन होगा, इसको 2 होगा और इसको 3 होगा। अगर देखो आप तो यहाँ पर इनमें सिमिलरिटी सी लग रही है, C को 1 असाइन कर दिया, D को क्या हो जाएगा 2 और E को 3, तो ये 1, 3, 2 मैच कर रहे हैं यहाँ पर। यस सर। समझ में आ रहा है ना, 1, 3, 2 मैच कर रहा है। इतना मैच करने के बाद आगे और कोई मैच नहीं हो रहा, तो हम मान कर चल सकते हैं 5 एंड 4 इसका नंबर होगा, ये 5 है और ये 4 है, और होता भी है। मतलब इसको आप ऐसे समझो, अल्फाबेटिकली M पहले आता है तो ये 4 हो गया, और M के बाद S आएगा तो ये 5 हो जाएगा। मतलब इस तरह के क्वेश्चंस में ना थोड़ा सा आप इस तरह से लॉजिक लगा सकते हो। सर बट जैसे ये यहाँ पे कौन इंजीनियरिंग डॉक्टर ये सब है, तो इसमें हम नंबरिंग क्यों कर रहे हैं? मतलब इसमें तो कुछ और लिखा है ना, विच इसने वन यही ऑफ तो द पूछा है कि फील्ड। कौन सी फील्ड ऐसी है जिसको हम मतलब ये जो इंडेक्स है वो बिल्ट हुआ है, कौन सी फील्ड ऐसी है जिससे ये इंडेक्स बिल्ट हुआ है, ये वाला इंडेक्स, तो ये फील्ड है, इसके अंदर वैल्यू से ही तो बिल्ट होगा ये, तो वही तो मैच कर रहे हैं हम। ये 1 के लिए ये 3 का मैचिंग हो रही है और ये 2 से मैचिंग हो रही है, यहाँ से इस फील्ड से ये इंडेक्स जनरेट हो रहा है, बिल्ट हो रहा है, ठीक है ना। क्लियर है। अगला क्वेश्चन क्या है वासु आपका? सर लास्ट डाउट है, 2 डाउट बचे सर। एक 2.19 है। 2.19 2.19 में 1NF और ये दे रखा है। हाँ, एक रिलेशन है एम्प्लॉय
P DT1 is defined with attribute employee code, name, street, city, state and pin code. For any pin code, there is only one city and state. Also, for given street, city, there is just one pin code. In normalization term, employee DT1 is a relation in. तो यहाँ पर अलग अलग जो सिचुएशन दे रखी है उसके हिसाब से आप देख लो कि क्या क्या है हमारा। जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन देखो, ये कॉम्बिनेशन बना रखे हैं 1NF 2NF NF। देखो यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन बना रखे हैं सर। हाँ जी सर एक डाउट था सर। सर जैसे आपने कहा था ना कि अगर BCNF में कोई नहीं होगा तो तभी हम 3NF के लिए चेक करते हैं। और सर सपोज जैसे BCNF में है तो तब भी हम 3NF के लिए चेक करेंगे कि ऑलरेडी वो फिर 3NF में भी होगा, 2NF में भी होगा। BCNF इज द सबसेट ऑफ 3NF। आप ये देखो ना, देखो X टेंड्स टू A है, ये सुपर की के लिए चेक करता है। हाँ सर ये मैं समझ गया सर। अगर BCNF है तो 3NF होगा, बट 2NF भी होगा। 2NF और 1NF ऐसा भी बोल सकते हैं। अगर BCNF है तो फिर वो 2NF भी होगा और 1NF भी होगा। BCNF अगर है तो वो 2NF भी होगा, क्योंकि BCNF की प्रॉपर्टी यही होती है डियर कि पहला वो 2NF में होना चाहिए, और 2NF की प्रॉपर्टी होती है 1NF में होना चाहिए। तो ये दोनों प्रॉपर्टी को फुलफिल करेगा, 2NF को भी और 1NF को भी। ठीक है, और मगर BCNF है 3NF में होगा या नहीं होगा ये श्योरिटी नहीं है, ये श्योरिटी नहीं है। और सर अगर 3NF में है तो तब 2NF में होगा और 1NF में भी होगा। डेफिनेटली। अच्छा। और BCNF में भी होगा। नहीं BCNF में नहीं होगा, 3NF में है और BCNF में होगा या नहीं होगा वो श्योरिटी नहीं है। अच्छा सर, सपोज जैसे कोई BCNF में नहीं है तो फिर हम 3NF 2NF और 1NF के लिए चेक ही नहीं करते हैं ना। अगर वो BCNF में नहीं है तो 2NF में ही तो चेक करेंगे डियर, और किस में चेक करोगे भाई? कोई BCNF में है तो 2NF में होगा, और वो BCNF में नहीं है तो किसको चेक करोगे? 3NF को चेक करोगे, बिल्कुल करोगे 3NF को भी और 2NF को भी करोगे आप। अब कोई चीज BCNF में नहीं है तो कहाँ जाओगे? नीचे तो जाओगे डियर, ऊपर से नीचे तो आओगे। BCNF के बाद क्या आएगा? 2NF ही तो आएगा, 1NF आएगा। भाई BCNF में अगर है तो वो 2NF में तो होगा ही होगा, प्लस BCNF की कोई प्रॉपर्टी होगी जो कि X टेंड्स टू A वाली है। यस सर, अगर BCNF में होगा तो 3NF में भी तो होगा ही होगा। फिर BCNF में अगर है तो 3NF में भी BCNF होगा। आर 3NF, हाँ all BCNF आर 3NF। ये प्रॉपर्टी होती है ना डियर, ये होती है आपकी प्रॉपर्टी। अब मैं जो क्वेश्चन कर रहा था, कौन सा था क्वेश्चन, मैं भूल गया। 2.19 जो क्वेश्चन है आपका, उसमें देखिए यहाँ पर एक रिलेशन दे रखा है, उसके अंदर दे रखा है रिलेशन के अंदर एम्प्लॉय। पहले तो ऑप्शन देखो, 1NF ओनली, 2NF एंड हेंस आल्सो इन 1NF, 3NF एंड आल्सो इन, ठीक है, BCNF एंड आल्सो इन 3NF, 2NF एंड 1NF। ठीक है, ये तो अभी शायद आशीष ने ये ऑप्शन देख के ही क्वेश्चन कराया, तो यही है ऑप्शंस। अब यहाँ पर हमें ऊपर से चलना है, BCNF 3NF यहाँ से चलना है। तो क्वेश्चन है, एक रिलेशन है एम्प्लॉय DT1, ठीक है, डिफाइंड विद एट्रीब्यूट एम्प्लॉय कोड। इसके अंदर ये एक एंटिटी है और इसके अंदर एट्रीब्यूट्स है। ये क्या? पहला है एम्प्लॉय कोड जो कि यूनिक है। एम्प्लॉय कोड ये ER डायग्राम में होता है, ये यूनिक है, मतलब प्राइमरी की है। इसका दूसरा एट्रीब्यूट है नेम, तीसरा एट्रीब्यूट है इसमें स्ट्रीट, चौथा एट्रीब्यूट है इसमें सिटी, पांचवा है स्टेट एंड छठा है पिन कोड। ठीक है जी, ये दे रखा है। सिचुएशन बनाया करो पहले, फॉर एनी पिन कोड देयर इज ओनली वन सिटी एंड स्टेट। हर पिन कोड के लिए एक एवरी
वन पिन कोड, हैव सिटी एंड स्टेट एक ही होगी, ठीक है। उसके बाद also for any given street, city and state there is just one pin code. given street, city मतलब स्ट्रीट, सिटी एंड स्टेट तीनों चीज के लिए एक ही पिन कोड होगा। तो नॉर्मलाइजेशन टर्म्स में हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? नॉर्मलाइजेशन टर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बताइए? सर जैसे ये इसमें ये लिखा है ना कि एवरी पिन कोड देयर इज ओनली वन सिटी, तो मतलब पिन कोड से डिटरमाइन हो रहा है सिटी और स्टेट। हाँ, पिन कोड से और- डिटरमाइन हो रहा है सिटी एंड स्टेट, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और गिवन स्ट्रीट, सिटी एंड स्टेट देयर इज ओनली वन पिन कोड, है ना? यस सर, मतलब सिटी, स्टेट और स्ट्रीट से फिर एक मतलब पिन कोड डिटरमाइन हो रहा है। स्ट्रीट, सिटी एंड स्टेट से डिटरमाइन हो रहा है पिन कोड, ठीक है जी। ये एक बन गया, ये एक बन गया। अब बताओ क्या बन गया? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी किसमें नहीं होनी चाहिए? किसके अंदर नहीं होनी चाहिए? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी बन गई ना ये। सर ट्रांजिटिव तो तब होता है ना जैसे ए से बी और बी से सी हो। ये भी तो यही है डियर। सर तो इसमें पिन कोड से सिटी और स्टेट तो है, बट समझो, ये ए मान लो, ये पिन कोड बी है, ये भी तो पिन कोड है, बी टेंड्स टू सी। सी और ए तो अलग हो सकते हैं ना। ओके सर। पिन कोड तो सेम है ना, बी और बी तो सेम है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, किसमें नहीं होती? सर वो इसमें- बीसीएनएफ में नहीं होती ना। बीसीएनएफ में नहीं, 3एनएफ में नहीं होती। और ट्रांजिटिव 3एनएफ डिपेंडेंसी के अंदर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होगी। क्वेश्चन देखो दो बनते हैं। 3NF ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी के ऊपर अगर ये पूछा जाए 3NF कौन सी डिपेंडेंसी पे अप्लाई होता है, तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी पे होता है। मगर डेफिनेशन ये है कि 3NF के केस में ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। सर हाँ, सर आपने पीछे एक एग्जांपल कराया था ना, 3NF में ही करवाया था कि वहां पे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी आ रही थी, बट कैंडिडेट की के थ्रू हाँ, कैंडिडेट हाँ, वो कैंडिडेट की के थ्रू सुपर की आ रही थी, तो एक तब भी एक्सेप्शनल वो केस है। एक एक्सेप्शनल केस है। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, वो था नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इज डिपेंडेंट ऑन द की एट्रीब्यूट। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट की एट्रीब्यूट पर डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए। मतलब यहाँ पर ये नॉन प्राइम है, जैसे कि ये नॉन प्राइम है, ये नॉन प्राइम है, ये नॉन प्राइम होगा, और ये की एट्रीब्यूट है। तो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इज डिपेंडेंट ऑन द की एट्रीब्यूट इन ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, ये नहीं होनी चाहिए। ये होती है डेफिनेशन। सर ये स्ट्रीट, सिटी और स्टेट की कैसे हो गया? इसमें तो एम्प्लॉय और नेम तो आ ही अरे नहीं मैं रहा है। एग्जांपल बता रहा हूँ डियर, ट्रांजिटिव कौन सा नहीं होता। मैंने ये नहीं बोला ये की एट्रीब्यूट है, मैंने एग्जांपल बताया है कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी में कौन सा नहीं होता। यस सर, बट सर सपोज इस क्वेश्चन में सर जैसे हम वैसे ही कर रहे हैं जैसे पीछे करा था, कैंडिडेट की निकाली थी, तो इसमें हाँ, कैंडिडेट की आ रही है ये एम्प्लॉय कोड, नेम और पिन कोड और स्ट्रीट, और दूसरी नहीं कैंडिडेट की आ रही है एम्प्लॉय नहीं, कोड, गलत नेम। निकाल रहे हो आप, गलत निकाल रहे हो। सुनो सुनो सुनो, इसमें जो आएगी ना वो ये आएगी स्ट्रीट, कैंडिडेट की आएगी स्ट्रीट, सिटी, स्टेट, ठीक है। ये तीन आएंगे। क्यों आएंगे मैंने आप लोगों को बताया भी है। फंक्शनल डिपेंडेंसी से आप कैंडिडेट की निकालते हो, तो पहली फंक्शनल डिपेंडेंसी ये है, दूसरी फंक्शनल डिपेंडेंसी है ये। तो इसके अंदर देखो, फंक्शनल डिपेंडेंसी का लेफ्ट हैंड साइड का क्लोजर निकालो, तो स्ट्रीट, सिटी, स्टेट का क्लोजर निकालोगे तो क्या आएगा? ये तो आएगा ही आएगा, स्ट्रीट, सिटी, स्टेट, पिन कोड आएगा, और ड्यू टू पिन कोड सिटी स्टेट आएगा। सिटी स्टेट ऑलरेडी है यहाँ पर, ठीक है, और स्ट्रीट है। ये बात क्लियर है?
तो इसका क्लोजर निकाला तो ये आ गया। अब दोनों डिपेंडेंसी को हमने देख लिया। दोनों डिपेंडेंसी के केस में हमारा एम्प्लॉय कोड और नेम, ये जो है मैं ब्लैक पेन से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, एम्प्लॉय कोड और नेम ये दोनों के दोनों इंक्लूड नहीं है किसी भी डिपेंडेंसी के अंदर, तो ये तो कैंडिडेट की में आएंगे ही आएंगे। यस सर आएंगे, ये कैंडिडेट की में तो आना पड़ेगा उनको। ठीक है, एम्प्लॉय कोड भी आएगा और नेम भी आएगा। ठीक है, ये यस क्लियर सर, है पॉइंट, ये पॉइंट क्लियर है। यस सर। और सर, यस सर क्लियर है। और ठीक सर है, ये तो सर एक चीज और पूछती थी इसमें आपसे। हाँ सर जैसे पिन कोड के साथ अगर हम स्ट्रीट ले लेते हाँ तो सर वो मिनिमल नहीं बन जाता? जैसे हमने ये स्ट्रीट सिटी स्टेट ले रखा, हाँ तो हम अगर पिन कोड के साथ अगर स्ट्रीट ले लेते हैं तो मिनिमल मिनिमल की बन जाती इन चार के लिए। उसके बाद उससे सिटी और स्टेट भी हम डिटरमाइन कर सकते थे। उसके बाद फिर हम इसमें सर एम्प्लॉय कोड और नेम डाल देते। नहीं, अपनी तरफ से डाल नहीं सकते ना, ठीक है, हम तो सर, सिचुएशन जो दे रखी है उसी के हिसाब से तो कर सकते हैं ना फंक्शनल डिपेंडेंसी। सर अपनी दो तरफ कैंडिडेट से की आएंगे ना सर इसमें? दो कैंडिडेट की कौन कौन सी आएगी, ठीक है। सर एक तो यही जो आपने लिखी स्ट्रीट सिटी और स्टेट नेम और एम्प्लॉय कोड, और दूसरी आएगी एम्प्लॉय कोड नेम और पिन कोड एंड स्ट्रीट। नहीं, सर क्योंकि सर डिपेंडेंसी में तो ये भी आ रहा है ना, मतलब स्टेट और सिटी और स्ट्रीट से पी जनरेट हो रहा है, मतलब पिन कोड जनरेट हो रहा है। तो प्राइम अच्छा, एट्रीब्यूट मतलब स्ट्रीट पिन कोड भी ले रहे हो आप, ठीक है ठीक तो है सर ठीक वो है, समझ गया। राइट हैंड साइड में आ रहा है ना, तो फिर आपने कहा था कि राइट हैंड साइड में हाँ आएगा तो हाँ फिर हाँ, बिल्कुल 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 ठीक कह रहे हो। एम्प्लॉय कोड नेम स्ट्रीट और पिन कोड ये भी आएगी, यही कह रहे हो ना, एक ये और एक ये। यस सर यही तो बोल रहा था मैं। हाँ, ये दोनों आएगी। सर तो इसमें प्राइम एट्रीब्यूट तो डिपेंडेंसी में जो डिपेंडेंसी दे रखी है स्ट्रीट सिटी स्टेट से पिन कोड और पिन कोड से सिटी स्टेट, तो प्राइम एट्रीब्यूट तो राइट हैंड साइड में आ ही रहे हैं, तो फिर तो ये 3NF में होगा। क्या हुआ बच्चे, रिमूव कैसे हो गए? आप दो ही रह गए हो, ऐसा क्या हो गया? सर बाकियों को डाउट में से इंटरेस्ट नहीं होता सर, इंटरेस्ट नहीं होता सर। बात सर दूसरी क्लासों में भी ऐसे ही करते हैं ये लोग। सर कोई करता ही नहीं है सर डाउट सर। ऐसा क्या हो गया, मतलब डाउट क्यों नहीं करते हैं? सर दूसरे टॉपिक में भी कोई करता ही नहीं है। सर दूसरे टॉपिक में भी सर इतने ही आते हैं, 5 बंदे 3 बंदे अच्छा, डाउट के समय सर। चलो कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एम्प्लॉय कोड नेम स्ट्रीट और पिन कोड, एक तो ये हो गई, एक ये होगी स्ट्रीट सिटी स्टेट नेम एम्प्लॉय कोड, ठीक है, एक ये हो गई। अब इन दोनों में देखो आप, ये क्लियर है ना आप दोनों को? यस सर ये तो क्लियर है सर, इतना तो क्लियर था। इतना क्लियर है ना? अब हाँ ये जी। देखना है हमें कि ये 3NF में है या 2NF में है या BCNF में है, किस में है। तो बहुत ही सिंपल सी मैं तरीका बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर एम्प्लॉय कोड, ये ध्यान रखना थोड़ा सा, एम्प्लॉय कोड और नेम ये तो हमारे एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट है ना, समझना इस चीज को, ये तो एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट है, मतलब एट्रीब्यूट तो उसकी टेबल के तो है, मगर ये एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट है, ये तो कभी भी डिपेंडेंसी में नहीं आएंगे ना, तभी तो ये एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट है। ठीक है, अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ इनके अलावा जो एट्रीब्यूट बच गए वो क्या क्या बच गए, स्ट्रीट एंड पिन कोड, एक दो तो ये बच गए इसके अंदर कैंडिडेट की के अंदर, और यहाँ पर बच गए आपके नेम और एम्प्लॉय को हटा दो, स्ट्रीट सिटी एंड स्टेट। ये समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं ये बोल रहा हूँ दो एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट है, ये तो फंक्शनल डिपेंडेंसी में नहीं है ना, हम फंक्शनल डिपेंडेंसी से नॉर्मलाइजेशन निकालते हैं। बात समझ में आ रही है? इन दोनों को मैं क्यों हटा रहा हूँ, क्योंकि ये फंक्शनल डिपेंडेंसी में नहीं है, कैंडिडेट की का तो पार्ट है, ये प्राइम एट्रीब्यूट तो होंगे, ठीक है, मगर ये फंक्शनल डिपेंडेंसी में नहीं है। तो हम चेक करने के लिए, क्योंकि हमें तो आंसर पे जाना है ना, हमें तो आंसर पे पहुंचना है, तो चेक करने के लिए कौन सी नॉर्मलाइजेशन में बिलोंग कर रहा है, उसके लिए मैंने ये दोनों एट्रीब्यूट यहाँ से हटा रहा हूँ मैं। ये समझ में आ गई है बात, क्यों हटा रहा हूँ मैं? क्योंकि हमें चेक करना है अब नॉर्मलाइजेशन। अगर इनको इंक्लूड करते हैं तो ये कभी भी ना तो सेकंड एनएफ में आएगा ना थर्ड एनएफ में आएगा, इसको इंक्लूड
मतलब ये फर्स्ट एनएफ में भी नहीं आएगा, तो इसको इंक्लूड तो हम करेंगे नहीं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट है, ये फंक्शनल डिपेंडेंसी में नहीं है, कैंडिडेट की का पार्ट है ये, मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ। सर ये एक्स्ट्रा तो आपने कहा था ना कि एक्स्ट्रा तो तब होगा जब रिलेशन में ही ना हो। रिलेशन में समझे नहीं, यही तो मैं बोल रहा हूँ ना। आप बात को ये समझो, वी आर चेकिंग द नॉर्मलाइजेशन, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट है, ये रिलेशन के अंदर है, रिलेशन के अंदर है, तभी तो हमने कैंडिडेट की में डाला है इसको। ठीक है, जो एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट होते हैं ना, ये इस तरह के केस बहुत कम आते हैं पेपर में, आएगा ही नहीं, कंफ्यूज करने के लिए आया ये पेपर में। तो ये दोनों एट्रीब्यूट हम इसके अंदर इसलिए इंक्लूड नहीं करेंगे। अब कैंडिडेट की का पार्ट है ये, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कैंडिडेट की में नहीं आएंगे, ये कैंडिडेट की में आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, मगर मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि फंक्शनल डिपेंडेंसी में चेक करने के लिए आपको ये हटाने पड़ेंगे। अगर इसको रखते हो तो कभी भी ये नॉर्मलाइजेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, कोई भी ओके सर, नॉर्मलाइजेशन। क्लियर है। ठीक है सर। समझ में आ गया ना पॉइंट मैं जो हाँ बोलना जी, चाह हाँ रहा हूँ? जी, हाँ जी सर। ठीक है, अब देखो ये कैंडिडेट की में स्ट्रीट और पिन कोड है, यहाँ पर स्ट्रीट, सिटी और स्टेट है। ठीक है, ये अब यहाँ पर देखो कौन सी नॉर्मलाइजेशन में सेटिस्फाई कर रहा है। ये प्राइम एट्रीब्यूट है, प्राइम एट्रीब्यूट है ये। यस सर। ठीक है जी, ये प्राइम एट्रीब्यूट है, बिल्कुल है। ठीक है सर फिर तो ये मतलब सर ये फिर तो ये 3NF में हो सकता है, मतलब 3NF में हो सकता है फिर तो ये 3NF में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ये 3NF में हो सकता है। सर BCNF में होगा, किसमें? BCNF में सर, एक मिनट, BCNF में। BCNF में तो नहीं हो पाएगा सर, क्योंकि कैंडिडेट की तो फिर पांचों को मिला के बन रही है ना। हाँ 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 हाँ, ये नहीं होगा। ओके सर, ये क्लियर हो गया डाउट। ठीक है सर। सर बट इसका आंसर सर बी दे रखा है सर, मतलब ये 3NF में नहीं है, इसका आंसर दे रखा है 2NF एंड आल्सो इन 1NF बट नॉट इन 3NF। भाई आंसर चेंज भी हो सकता है, आप बिलीव करो, ये पुराने क्वेश्चंस है, ये इतने करेक्ट नहीं डाल रखे हैं इन्होंने। 2004 का क्वेश्चन है ये भी, जो 2010 के बाद है, मेडी जी वाले भी उन्हीं पे फोकस करते हैं, जो लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं 15-15, 20-20 साल पुराने, तो वो ये बस जैसे बनाए थे उस टाइम पे उसी हिसाब से सॉल्यूशन बना रखे हैं, उसको कोई सर पर रिवाइज नहीं बेसिक किया। तो सर शुरू से क्लियर होना चाहिए ना वैसे। हाँ बिल्कुल, मैं यही तो कह रहा हूँ, ये 3NF में आएगा, 3NF में आएगा ये। ठीक है सर। सर और एक चीज और थी सर, इन्होंने ना उसमें वो नहीं दे रखा, क्या बोलते हैं सर, ये ये 2.7 का सर। 2.7 का क्या है? सर इसमें इन्होंने ये नहीं दे रखा कि इसे इन्होंने एक बुक आईडी प्राइमरी की बता रखी, बाकी कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं दे रखी इसमें। अच्छा, तो वही पूछना था। 2.7 के अंदर इसने क्या हाँ दे जी रखा सर। है? अच्छा, दो ही ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन भी देखो दो ही है। तो इसने क्या बोल रखा है, ये है बुक आईडी एज ए प्राइमरी की, बुक आईडी एज ए प्राइमरी की। तो एक चीज समझो डियर, सर बुक आईडी प्राइमरी की कहाँ दे रखी है? दे रखी है नीचे लास्ट लाइन में, विद बुक आईडी एज ए प्राइमरी की, लास्ट सर लाइन। प्राइमरी की क्या होती है सर? प्राइमरी की, कैंडिडेट की, सुपर की, जो प्राइमरी की है ये मैंने बताया था, प्राइमरी की भी यूनिकली आइडेंटिफाई होता है, कैंडिडेट की भी यूनिकली आइडेंटिफाई होता है, और सुपर की भी यूनिकली आइडेंटिफाई होता है। ठीक है, सुपर की सारी निकालते हैं, मान के चलो 4 सुपर की है, तो उन 4 में से मान के चलो 2 कैंडिडेट की आ गई, बाकी सारी की सारी तो सुपर की है। ठीक है, उन 2 कैंडिडेट की में से कोई ना कोई एक की को हम प्राइमरी की बना देते हैं। जैसे रोल नंबर है आपका, जो यूनिक होता है और सिंगल एट्रीब्यूट का पार्ट होता है। कैंडिडेट की मान लो यहाँ पर AB है और यहाँ पर है मान लो C, तो C को हम एज ए प्राइमरी की बना देंगे। मतलब 2 या 2 से ज्यादा कैंडिडेट की जब होती है, उनमें से एक की को हम प्राइमरी की बना देते हैं, और बाकी जो बच जाती है उसको अल्टरनेट की बोलते हैं। सर मतलब कैंडिडेट की
में से ही एक प्राइमरी की होती है, हाँ, एक ही होती क्योंकि है वो। एक ही होती है और एक टेबल के अंदर एक ही प्राइमरी की होगी। सर जैसे कैंडिडेट आपने यहाँ पे कैंडिडेट की आपने ए बी बोला है, ए बी और सी डी कैंडिडेट की होती, तब कौन सी प्राइमरी की होती? मैं वही तो बोल रहा हूँ, उसमें से फिर आपके पास चॉइस होती, दोनों में से किसी एक को प्राइमरी की बनाते हो, किसी को भी बना सकते हो, मगर एक ही बनेगी, एक से ज्यादा एक टेबल में नहीं हो सकती। और प्रायोरिटी हमारी कम एट्रीब्यूट की होती है, अगर टाई है तो किसी को भी बना सकते हो। टाई अगर है तो वो गिवन होगा, क्वेश्चन में गिवन होगा कि ये प्राइमरी की है, जैसे इसमें गिवन है। ठीक है, तो यहाँ देखिए बुक आईडी जो है वो एज ए प्राइमरी की है। बुक आईडी क्या है आपका? एज ए प्राइमरी की। अच्छा, वो श्रेय इसलिए कह रहा था कि सर कुछ टाइम आप डाउट का रखिए और कुछ टाइम उसका रखिए कि कुछ वो पढ़ ले। सर किसी ने किया ही नहीं होगा ना सर डाउट, तो इसलिए फिर होंगे भी नहीं डाउट। नहीं, श्रेय ये कह रहा था ना कि सर कुछ टाइम आप एक दिन डाउट का रखिए और कुछ टाइम उसमें आगे का रखिए। सर फिर वो सर वो पढ़ाई उसमें ढंग से हो नहीं पाती सर, आधा डाउट में है सर, फिर थोड़ी पढ़ाई होगी और नहीं, सारा डाउट में मैं है। भी इसको फेवर नहीं करता हूँ, मैं खुद नहीं फेवर करता हूँ, क्योंकि डाउट जब चलते हैं तो डाउट में ही अच्छा लगता है, ऐसा नहीं कि नया कंसेप्ट समझने का मन करता है। डाउट आने भी चाहिए ना सर, क्योंकि सर तभी तो आगे फिर समझ बिल्कुल आएगा आगे। बिल्कुल, डाउट बिना तो समझ ही नहीं आएगा आगे। तो देखिए यहाँ पर चलो करते हैं हम, आप भी लेट हो रहे होंगे। बुक आईडी एज ए प्राइमरी की, बुक आईडी एज ए प्राइमरी की यहाँ पर दे रखा है। तो आपका आई थिंक क्वेश्चन ये था कि सर बुक आईडी एज ए प्राइमरी की दे रखा है, तो यहाँ पर क्वेश्चन कुछ इनकम्प्लीट सा नहीं लग रहा है ये भी मेरे को। यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है, व्हाट इज द हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म सेटिस्फाइड बाय दिस रिलेशन। दूसरा दे रखा है, सपोज द एट्रीब्यूट बुक टाइटल एंड ऑथर आईडी are added to the relation and the primary key change name of author, book title, what will be the highest normal form that will be a... अच्छा, ये है ना, पता क्या है क्वेश्चन? ये दो क्वेश्चन है, दोनों का अलग अलग आंसर देना है, इसमें एमसीक्यू नहीं दे रखा है, दो क्वेश्चन अलग अलग है सर एनईडी टाइप था ये। हाँ, ये मतलब वो है न्यूमेरिकल एबिलिटी वाला, जो पहले ऐसा नहीं आता था, ये फिल इन द ब्लैंक्स है बेसिकली। ये मतलब इस टाइम की 1998 जो है फिल इन द ब्लैंक्स आते थे क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ पर हमें आंसर देना है विद बुक आईडी एज ए प्राइमरी की। तो पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म सेटिस्फाइड बाय दिस रिलेशन। बताओ क्या होगा? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये वाला। तो पहला सर वन नॉर्मल फॉर्म होगा, नहीं वो सॉरी सर बीसीएनएफ होगा, बताओ। क्योंकि सर एक ही से सारे एट्रीब्यूट आ रहे हैं ना सर। हाँ, तो एक ही से सारे के सारे एट्रीब्यूट आ रहे हैं, इसने ये बोला है। तो सिंपल सा मतलब ये लॉजिक भी होता है, मैंने बताया भी था। ए टेंड्स टू बी दे रखा है, ए का क्लोजर जो है उसके अंदर क्या आ गया आपका, ए कोमा बी, तो वो बीसीएनएफ में होता ही होता है। अब यहाँ पर ये दे रखा है, चार एट्रीब्यूट है, बुक आईडी, सब्जेक्ट कैटेगरी ऑफ बुक, नेम ऑफ ऑथर, नेशनलिटी ऑफ ऑथर, और बुक आईडी एज ए प्राइमरी की है। तो बुक आईडी एज ए प्राइमरी की कब होगा? जब उसका क्लोजर में सारे एट्रीब्यूट आए होंगे, उसके क्लोजर में सारे एट्रीब्यूट आए होंगे। तो कहने का मतलब है बुक का आईडी किसको डिराइव कर रहा होगा? सभी को डिराइव कर रहा होगा। ठीक है, तो बुक का आईडी क्या है आपका? सुपर की है। अभी बोला था मैंने प्राइमरी की कैंडिडेट की भी होती है और सुपर की भी होती है, अभी देखा था हमने। प्राइमरी की इज ए सबसेट ऑफ सुपर कैंडिडेट की एंड दिस वन इज ए सबसेट ऑफ सुपर की। सर प्राइमरी ये की तो सर ये बात तो आपकी ठीक है कि बुक आईडी यहाँ पे प्राइमरी की है, बट अगर और भी तो ऐसी डिपेंडेंसी होंगी ना, उनके लिए कैसे पता चलेगा? कौन सी डिपेंडेंसी होगी? जैसे यहाँ पे बुक आईडी से तो ये सारा जनरेट हो रहा है, बट वैसे ही अगर नेम ऑफ ऑथर से भी कुछ डिपेंडेंसी हो तब? नहीं, जब इसने ये बोला है ना, यहाँ पर डिपेंडेंसी एज्यूम नहीं कर सकते डियर हम। अच्छा, जो नहीं गिवन करते। है उसी के हिसाब से हम बना सकते हैं, अपनी तरफ से एज्यूम नहीं कर सकते हम। जो गिवन है उसी के हिसाब से मैंने ये डिपेंडेंसी बनाई है, अपनी तरफ से थोड़ा ना बनाई है। गिवन है कि ये प्राइमरी की है, प्राइमरी की है तभी ये डिपेंडेंसी होगी। ठीक है ना, ऐसे तो पता नहीं कितनी हो सकती है, वो क्वेश्चन में तो गिवन नहीं है ना, हम तो क्वेश्चन के हिसाब से आंसर कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा देखो, सिचुएशन चेंज कर दी इसने। मेनली है ना, हमेशा ध्यान रखना कि ए 2 + 2 4 होता है, मगर 2 + 2 क्वेश्चन में अगर 5 दे रखा है ना, तो 5 मान के चलेंगे हम, अपना दिमाग ना लगाना इसमें।
ये लॉजिकल रीजनिंग होती है। यस सर। ये तो सुना ही होगा ना कि क्वेश्चन में जो गिवन है ना उसको प्रायोरिटी रखते हैं हम। तो क्वेश्चन में गिवन है कि बुक आईडी जो है वो प्राइमरी की है, तो प्राइमरी की है तो कब होगी ये हमें पता होना चाहिए। तो उसके हिसाब से डिपेंडेंसी बनाई है मैंने, बुक आईडी टेंड्स टू एवरी एट्रीब्यूट, तभी होगी ये प्राइमरी की। ठीक है। तो दूसरा देखो क्वेश्चन में स्टेटमेंट चेंज कर दी इसने। सपोज द एट्रीब्यूट बुक टाइटल एंड ऑथर एड्रेस और ऐड कर दिए रिलेशन के अंदर, और प्राइमरी की चेंज हो गई, नेम ऑफ ऑथर एंड बुक टाइटल। नेम ऑफ ऑथर, बुक टाइटल टेंड्स टू एवरी एट्रीब्यूट होंगे, तभी ये प्राइमरी की बनी होगी। सर इसमें भी BCNF ही आ रहा फिर भी। नेम ऑफ ऑथर और बुक टाइटल चेंज एज ए प्राइमरी की। ठीक है। तो व्हाट विल बी द नॉर्मल फॉर्म सेटिस्फाइड बाय द रिलेशन? सर BCNF ही होगी फिर भी इसमें सर, क्योंकि बाकी सर इसमें कोई डिपेंडेंसी तो दे नहीं रखी है, फंक्शनल डिपेंडेंसी हो तो हम आगे एज्यूम करें। बुक सपोज द एट्रीब्यूट बुक टाइटल और रिलेशन। बुक टाइटल इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन मेरे को ये है कि यहाँ पर वो सिचुएशन नहीं आ जाएगी, मतलब जो ये वाली है, मतलब बुक आईडी टेंड्स टू एवरी एट्रीब्यूट, ये वाला इंक्लूड नहीं करेंगे हम? बुक आईडी हटा दी ना इन्होंने प्राइमरी की। सर आपने खुद ही बोला प्राइमरी की एक ही होगी, तो बुक आईडी हटा के इन्होंने दूसरी डाली, तो फिर इसमें भी तब भी BCNF में ही होगा, तो कंफ्यूजन करने के लिए इन्होंने क्वेश्चन घुमा दिया। दो एट्रीब्यूट अगर ये डाल दिए इसने, तो उस केस में दो एट्रीब्यूट बुक आईडी एक चीज बताओ, क्या नाम है वासु? यस सर। जो मेरा डाउट है वो ठीक है क्या? देखो पहले वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है बुक आईडी, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझो अभी। कंसीडर द फॉलोइंग डेटाबेस रिलेशन कंटेनिंग द एट्रीब्यूट। इसने पहली स्टेटमेंट दी कि बुक आईडी है, सब्जेक्ट कैटेगरी ऑफ बुक है, नेम ऑफ ऑथर है, नेशनलिटी ऑफ ऑथर है। इसने कहा विद बुक आईडी एज ए प्राइमरी की। समझना आप, बुक आईडी एज ए प्राइमरी की इसने कहा, तो बुक आईडी से क्या जनरेट हो रहा है हमारा? बुक आईडी से जनरेट हो रहा है कैटेगरी ऑफ बुक। ठीक है, कैटेगरी ऑफ बुक। और क्या जनरेट हो रहा है? नेम ऑफ ऑथर एंड नेशनलिटी ऑफ ऑथर। ठीक है जी, ये जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने कोमा लगा दिया, 3 एट्रीब्यूट जनरेट हो रहे हैं। अब समझो ए पार्ट में इसने कहा, समझना आप, ये जो स्टेटमेंट है ना, ये इसने क्या दी? जनरल। अब ए स्टेटमेंट में इसने कहा कि व्हाट इज द हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म सेटिस्फाइड बाय द दिस रिलेशन। ये स्टेटमेंट जनरल है, मतलब गिवन है। अब ए में आपने बता दिया कि ये 3NF है, बात समझ गए हो? अब बी पार्ट आया, बी में इसने क्या कहा
कि एट्रीब्यूट बुक टाइटल, सर ए में 3NF कैसे होगी सर, BCNF नहीं होगी? सॉरी BCNF, मैं मतलब मेरे माइंड में कुछ और चल रहा है। तो बुक, इसने बी में क्या कहा, बुक टाइटल एंड ऑथर एड्रेस, इसको आपने ऐड कर दिया, इसको आपने ऐड कर दिया है रिलेशन के अंदर, और आपका जो क्या नाम है एफडी है, मतलब प्राइमरी की है, वो बन जाती है आपकी नेम ऑफ ऑथर और बुक टाइटल, नेम ऑफ ऑथर एंड बुक टाइटल। ठीक है जी। तो बुक टाइटल एंड नेम ऑफ ऑथर गोज टू क्या हो जाएगा, एक तो आईडी, BID लिख देता हूँ मैं, इसको बार बार ना लिखना पड़े, BID हो गई, और कैटेगरी ऑफ बुक हो गई, C बुक लिख देता हूँ मैं इसको, ठीक है, कैटेगरी ऑफ बुक। उसके बाद है कैटेगरी ऑफ बुक के बाद है नेशनलिटी ऑफ ऑथर, एन ऑथर लिख देता हूँ मैं इसको, ठीक है। नेशनलिटी ऑफ ऑथर के बाद आपका नेम ऑफ ऑथर तो इसमें आ ही गया, क्या रह गया, ऑथर एड्रेस, ऑथर एड्रेस, ये समझ गए हो आप, ये समझ में आ गई है, ये एफडी हो गई, ठीक है। मगर ये गिवन एफडी है डियर, ये गिवन एफडी है, इसको नहीं हटा सकते हम, ये ए जो है अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट हमने कर दिया। अब दूसरा इसने कहा कि ये चीज ऐड होने से, ये चीज ऐड होने से आपकी जो प्राइमरी की थी, बुक आईडी जो थी, वो चेंज होके ये बन गई है, तो एफडी तो ये रहेगी ना, प्राइमरी की तो चेंज हुई है, हाँ एफडी ठीक तो है ये सर, रहेगी। यस सर, यस सर। बात समझ में आ गई? तो हाँ दो जी, हाँ एफडी जी। आ गई है, एक ये और एक ये। हाँ अब सर, इन वो दोनों, डेटाबेस चेंज तो नहीं हो सकता ना, बुक आईडी का जो डेटाबेस हमने लिखा वो चेंज तो होगा नहीं। वो थोड़ा ना चेंज कर दोगे आप, हाँ एफडी तो ठीक है। रहेगी ना वो, हाँ जी ठीक है सर। ठीक है। अब यहाँ पर इन दोनों को देखो, इन दोनों में आप चेक करिए, क्या चेक करोगे कि ये कौन सी नॉर्मलाइजेशन में है, पहले आप चेक करो कैंडिडेट की, भाई देखो सर ये तो प्राइमरी फिर की से तो 2NF में है। पहले कैंडिडेट की निकालो, कैंडिडेट की कैसे निकलेगी, नेम ऑफ ऑथर बुक टाइटल, उससे भाई सबकी चीज आ सारी जाएगी। प्राइमरी की जो है, सारी की सारी प्राइमरी की हमारी क्या होती है, कैंडिडेट की होती है। यस सर, नेम और बुक ऑथर, नेम ऑफ बुक ऑथर और बुक टाइटल सर दोनों हमारी वो आ जाए, मतलब मिला के सर हमारी कैंडिडेट की आ रही है। कैंडिडेट की आ गई, ठीक है ना, ये कैंडिडेट की आ गई। अब बुक आईडी में कैटेगरी ऑफ बुक, नेम ऑफ ऑथर, नेशनलिटी ऑफ ऑथर, ये आया हुआ है, एक बुक टाइटल ही तो नहीं आ रहा, तो दूसरी हाँ जी। कैंडिडेट की क्या बन जाएगी, बुक आईडी प्लस बुक टाइटल। बात हाँ समझ जी। में आ रही है? यस सर। ये कैंडिडेट की बन गई, हम्म। ये कैंडिडेट की बन गई, और ये कैंडिडेट की थी, मतलब जो प्राइमरी की है वो भी कैंडिडेट की है, ठीक है जी। तो दो कैंडिडेट की हमारी बन चुकी है। अब आपको ये लॉजिक समझ में आ गया होगा बुक आईडी प्राइमरी की से क्यों हटी है, क्योंकि ये अकेली पूरे रिलेशन को डिफाइन नहीं कर रही। रिलेशन क्या था, पहले तो ये 5 एट्रीब्यूट थे, 4 एट्रीब्यूट, अब ये 2 एट्रीब्यूट और जुड़ गए, तो 6 एट्रीब्यूट हो गए थे। तो बुक आईडी अकेली इसको थोड़ा ना डिवाइड कर, रिलेशन को थोड़ा ना जनरेट कर रही थी, इसीलिए ये प्राइमरी की से हट गई, ये प्राइमरी की बन गई। बताया था ना मैंने अभी, प्राइमरी की एक ही होती है। तो कैंडिडेट की 2 हो गई है। अब दोनों की दोनों कैंडिडेट की प्राइमरी एट्रीब्यूट को डिफाइन कर रही है, ठीक है, प्राइमरी एट्रीब्यूट को डिफाइन कर रही है, नहीं कर रही? यस सर, कर दी है। ये अकेला प्राइम एट्रीब्यूट तो है, सुपर की तो नहीं है ना, और ये सुपर की है, तो ये एफडी तो 3NF में है, मगर ये एफडी 3NF में नहीं है। तो ये नहीं है तो हम कहाँ जाएंगे, कहाँ पर जाएंगे, 2NF में चेक करेंगे। 2NF क्या कहता था, पार्शली डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, पार्शली डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, पर वो समझ हो में आ रही रहा है। है? वो पार्शली डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पर। पार्शली डिपेंडेंसी कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि बुक आईडी, हाँ, BID जो है वो इसका पार्ट है, कैंडिडेट की का पार्ट है, वो अकेला यहाँ पर डिराइव कर रहा है, तो ये पार्शली डिपेंडेंसी आ रही है, तो जो कि नहीं होनी चाहिए। तो सेकंड NF में भी नहीं हुआ, ये थर्ड NF में भी नहीं था, तो क्या बच गया, बाय डिफॉल्ट किस में होगा, 1NF में होगा।
सर जो Okay. आपने यहाँ पे दूसरी कैंडिडेट की निकाली है ना सर, हाँ बुक टाइटल और BID, आपने BID को कैसे ऐड किया सर? देखो डियर, बुक आईडी जनरेट कर रहा था, कैटेगरी ऑफ बुक, नेम ऑफ ऑथर, नेशनलिटी ऑफ ऑथर, ये 4 एट्रीब्यूट दे रखे थे, ठीक है, ये दे रखे थे आपको। यस सर। अब इसने क्या कहा सेकंड कंडीशन में, बुक टाइटल और ऑथर एड्रेस को ऐड कर दो, बुक टाइटल और ऑथर एड्रेस को ऐड कर दो, तो ये प्राइमरी की बन जाएगी। तो ये सेकंड एफडी बन गई, सेकंड एफडी ये बन गई, फर्स्ट एफडी ये थी। अब नेम ऑफ ऑथर और बुक टाइटल तो कैंडिडेट की बन गया। अब हमें निकालना है कि दूसरी कैंडिडेट की भी निकल रही है, वो निकल रही है कैसे, बुक आईडी जनरेट कर रहा है ये चारों एट्रीब्यूट को, और नेम ऑफ ऑथर यहाँ पर ऑलरेडी है, सर समझ गया सर, समझ गया। बुक टाइटल नहीं था तो वो ऐड कर Yes, दिया sir. मैंने। सर ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था सर। अच्छा था ना क्वेश्चन? हाँ सर, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था सर। हाँ कॉन्सेप्चुअल ही होते हैं क्वेश्चन। देखो तभी तो मैं इसको अच्छे से पढ़ रहा था पहले कि क्या है ये क्वेश्चन में, क्या पूछ रहा है ये, ठीक है। सो आई थिंक डाउट क्लियर हो गए हैं जितने थे अभी तक। सर 2-3 डाउट मेरे भी थे सर। बोलो बोलो। सर मैंने ग्रुप में भेजा है इसके सर। प्राइमरी की पे डाउट है सर, वो जो ट्रिपल्स वगैरह पे ना। 2.4 देखना सर, जैसे क्या पता ये आप बाद में पढ़ाओ, ऐसा भी हो सकता है सर, बट अभी ये तो बाद में आएगा, ये तो बाद में आएगा बिल्कुल, 2.4 ये बाद सर। में आएगा। हाँ 2.4 बहुत आसान है, ये बाद में आएगा। ये है ना फॉरेन की का कंसेप्ट है। हाँ सर, मेरे को फॉरेन की नहीं पता सर, मैं तो ब्लैंक हूँ सर, मुझे कुछ नहीं पता सर। कोई इशू नहीं है, बहुत इजी है ये क्वेश्चन, और ये कई बार आता है क्वेश्चन। ये आएगा, अभी अभी रुक जाओ, ये वाला होल्ड पे रखो, फॉरेन की पे कंसेप्ट है। और सर 2.17 2.17 ये ज्वाइन वाला पार्ट है, ये भी रुक जाओ, ये आगे के है, ये डिपेंडेंसी उसमें नहीं है, ये गलत इसमें दे रखा है, ये रिलेशन का पार्ट है डियर, रिलेशनल अलजेब्रा का पार्ट है ये 2.17। ये बाद में कराओगे सर? हाँ रिलेशनल अलजेब्रा एसक्यूएल अभी रह रहा है ना, उसी में सर ये वाला भी आ जाएगा 2.4 में। 2.24 वाला भी? 2.24 हाँ ज्वाइन है ना, ये सिंबल जो दे रखा है R1 ज्वाइन R2 ज्वाइन, ये लिख रखा है ना टपल्स, मैक्सिमम साइज क्या होगा इसका, ये सारे वो आगे के पार्ट है, अभी हुआ नहीं है कंसेप्ट। जो कंसेप्ट हुआ है ना उसमें देखो डाउट, आई थिंक आपका 2.21 तो क्लियर हो ही गया, जो सर वासु का 2.9 देखना सर, 2.9 सर। 2.9 में बस एक ही डाउट है सर, वो ये है कि जैसे ये इसने पूरा क्वेश्चन दे रखा है, कंसीडर द स्कीमा, रिलेशन दे रखा है और डिपेंडेंसी दे रखी है, और इसने ये एक चीज दे रखी है कि रिलेशन R1 और R2 दे रखे हैं, और R1 इंटरसेक्शन R2 फाई दे रखा है, तो मतलब फाई है तो फिर ये लॉसी होगा। और सर अगर ये लॉसी है तो फिर इसने ऊपर ये दिया ही क्यों है फिर हमें, ये रिलेशन R और ये S से T, T से U, U से V और V से S? क्योंकि सर ये तो BCNF में आ रहा है, अगर उसको ऐसे सॉल्व करते हैं तो। नहीं इंटरसेक्शन ये समझो ना, 2.9 में आप ये कह रहे हो कि इंटरसेक्शन अगर 5 दे रखा है, मतलब Yes, कॉमन sir. एट्रीब्यूट ही नहीं है। हाँ तो लॉसी होगा ये। कॉमन एट्रीब्यूट ही नहीं है तो डिकम्पोजिशन लॉसी होना चाहिए, बिल्कुल लॉसी होना चाहिए। फिर आगे इसने क्या कहा 2.9 में? सर जैसे इस क्वेश्चन में होगा तो फिर ये सर, किसी में भी नहीं होगा ना सर ये इस क्वेश्चन में जैसे STUV ये तीनों कैंडिडेट की आ रही हैं, चारों कैंडिडेट की आ रही हैं, तो फिर ये तो BCNF में होना चाहिए। नहीं 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 नहीं, देखो जो गिवन कंडीशन है ना उस पे जाते हैं हम पहले। देखो आप इसको देखो कैसे समझ रहे हो, S टेंड्स टू T, T टेंड्स टू U। अगर कुछ नहीं दे रखा तो आप उसको ये कहोगे जो आप बोल रहे हो। अगर मान लो डिकम्पोजिशन नहीं दे रखा, इसने कहा ना कि R1 एंड R2 में डिकम्पोज करना है, तो चार डिपेंडेंसी को R1 और R2 में कैसे तोड़ सकते हो आप? तोड़ ही नहीं सकते जब तक एट्रीब्यूट ना दे रखे हो R1 और R2 के। फिर इसने R1 एंड R2 के साथ जोड़ दिया कि R1 और इंटरसेक्शन ऑफ R2, मतलब
R1 में जो एट्रीब्यूट है वो R2 में नहीं है, और जो R2 में है वो R1 में नहीं है। कॉमन जो है वो फाई है। अगर कॉमन ही फाई है तो डेफिनेटली वो लॉसी होगा। हाँ सर, ये तो कंक्लूड हो गया। डिपेंडेंसी को तो देखना ही नहीं है हमें उस केस में। हाँ सर, तो इसको ये देना भी नहीं चाहिए था ना, ऊपर वाला पार्ट नहीं भी दिया होता क्यों तो नहीं दे? हाँ, मैं घुमाने वही तो के कह लिए दिया रहा उसने। हूँ, इसने कंफ्यूज करने के लिए दिया ऊपर वाला, कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। इससे हम रिलेशन नहीं निकाल सकते, 2 रिलेशन, इससे हम 4 रिलेशन निकाल सकते हैं, तो 4 रिलेशन तो दिए ही नहीं इसने। ओके सर, मैं इसीलिए कंफ्यूज हो गया सर। ठीक है, ये लॉसी है, और लॉसी ना तो वो BCNF में होता है, ना ही 3NF में होता है, और ना ही 2NF में होता है। ठीक है, नॉट इन BCNF, नॉट इन 3NF, नॉट इन 2NF। तो डी ऑप्शन कट गया, सी कट गया, बी कट गया, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है सर हाँ जी। सर बाकी तो सर DBMS से तो कोई डाउट नहीं है। एक चीज वैसे पूछनी थी आपको हाँ हाँ, सर, 6 मंथ की स्ट्रेटेजी जैसे गेट की होती है वो क्या होनी चाहिए? आपको तो पता होगा ना। मेरे को पता है, बिल्कुल है। स्ट्रेटेजी देखो यही होनी चाहिए जो आप कर रहे हो ना, ये बेस्ट स्ट्रेटेजी है। कंसेप्ट करो, क्वेश्चंस करो। गेट अगर आपको क्रैक करना है अच्छे नंबरों से, तो कभी भी ऐसे नहीं होगा जैसे बाकी बच्चे कर रहे हैं, वैसे नहीं होगा। गेट गेट के लिए आपको अच्छे से मेहनत करनी होगी, और अच्छे से मेहनत के साथ साथ आपको ये करना होगा, अपनी तरफ से खुद प्रैक्टिस करनी होगी, डिपेंडेंट नहीं रहना। जैसे मैंने कोई कंसेप्ट समझा दिया, आप डाउट ले सकते हो, मगर ये नहीं कि डाउट 10 क्वेश्चन करे और नो डाउट आ गए, इसका मतलब है लैक ऑफ नॉलेज है, आपका कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है। डाउट क्लियर करने के लिए मैं हूँ, आप 10 के 10 भी पूछोगे तो मैं कर दूंगा, मगर आज जैसे आपने 50 क्वेश्चन में से 5 डाउट लिए, दैट मीन्स आपको उस कंसेप्ट का बहुत अच्छी नॉलेज है, तभी आप इतने कम डाउट है। डाउट होना गलत नहीं है, मगर ज्यादा डाउट होना इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चन तो गलत है। इसका मतलब है कि आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है। यस सर, बट सर जैसे ऐसा भी होता है ना सर, कई बार जैसे हमने 200 क्वेश्चन करे और 200 हाँ, में से 20 डाउट आ गए, तो तब तो कोई बात नहीं ना सर। मैंने क्या कहा, मेरे को डाउट 50 के 50 बताने में दिक्कत नहीं है, मैं स्ट्रेटेजी का बता रहा हूँ कि आपने क्वेश्चंस ज्यादा करे, और ज्यादा करने के बाद डाउट कम आ रहे हैं, तो दैट्स गुड सर और ये जैसे हमने सर एक बारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ढंग से कर लिया और डाउट आए सर, और फिर बाद में फिर जब जैसे सर 2 महीने गेट के लिए बचे, फिर एक बारी फिर करना चाहिए इसको। हाँ बिल्कुल, जो जैसे क्लास में आपको कराया जाता है, जैसे सर ने ऑपरेटिंग सिस्टम पर कराया होगा, मैं DBMS करा रहा हूँ, कोई थर्ड फैकल्टी आएगी, कोई और सब्जेक्ट पढ़ाएगी, तो इस तरह से जो भी मतलब जो पढ़ा रहे हैं वो नोट डाउन करते जाओ आप, और उसको रिवीजन जरूर करनी होती है। मैं ये नहीं कहता कि उसको लास्ट में रिवाइज करो, एक बार मतलब बीच में भी गो थ्रू हो लिया करो। और गेट के अंदर सारी चीजें करनी जरूरी नहीं है, जो आपको अच्छा लगता है, जिसमें आपको वेल कॉन्फिडेंट हो कि ये क्वेश्चन तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं, तो वो क्वेश्चन तो आपको बहुत अच्छे से रिवाइज भी करना है, और उसके क्वेश्चंस की भी लास्ट में भी, जो जैसे अब ये डाउट वाले हैं, ये आपने मार्क कर लिए, इनको दोबारा से देखना है। जैसे मेरे से तो क्लियर कर ही लिया, फिर भी दोबारा से अपने आप से करके देखना है कि सर ने जो बताया था उस तरीके से मैं करता हूँ, और अपने तरीके से भी करता हूँ, क्या आंसर सही आ रहा है। मतलब ये नहीं कि डाउट ले लिया खत्म, इसको दोबारा से करना है डाउट को। जब तक आप डाउट को क्लियर अपने माइंड में नहीं करोगे ना, डाउट क्लियर नहीं होगा। ठीक है, और नोट डाउन जरूर करना है। नोट डाउन के लिए मे बी आपको फैकल्टी तो टाइम टू टाइम अच्छी मिलती ही है यहाँ पर। ठीक है, सारी ही एक्सपीरियंस फैकल्टी है जो भी मिलेगी आपको। तो अगला सब्जेक्ट भी जब भी स्टार्ट हो जाएगा, तो जो भी सब्जेक्ट चल रहे हैं उसकी साथ साथ प्रैक्टिस जरूर करो, यही एक बेस्ट स्ट्रेटेजी है गेट को क्रैक करना। सर आज के डाउट जेन्युइन थे ना सर हमारे, ऐसा तो नहीं ना कि हमें फालतू कुछ पूछ लिया होगा? नहीं 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 नहीं, डाउट बिल्कुल जेन्युइन थे। कुछ चीजें जब जेन्युइन नहीं होती तो मैं बोल देता हूँ। यस सर, आप बोल दिया करो सर, क्योंकि फिर हमें भी पता नहीं चलता ना फिर ऐसे में। हाँ, कुछ जो बच्चे वाले क्वेश्चन होते हैं वो मैं बोल देता हूँ कि ये यस सर। क्वेश्चन कोई वो नहीं है। और वैसे हमारे डाउट ठीक थे जैसे एक हिसाब से क्वेश्चन हमने आपसे पूछे? बिल्कुल बहुत अच्छे डाउट थे, मतलब ये होने भी चाहिए, ये होते भी है मतलब बच्चों को। सर ये एक्चुअली गेट के ही क्वेश्चन है सारे, हमने गेट के ही किए सर अभी।
हाँ मैं देख रहा हूँ मेडी जी का जो स्क्रीनशॉट ऊपर भी लिखा हुआ है मेडी जी। सर हम दोनों एक साथ ट्राई करते रहते हैं ना, जो आता है सर कोई बहुत अगर मेरे को मैं तो समझ ये आया कह रहा तो हूँ जैसे आप और ये आशीष जो है आपस में डाउट, मान लो वासु को आए तो आपस में आप दोनों कर लो, और जो कॉमन डाउट है ना वो फैकल्टी से पूछो। इससे क्या है सर कि वही पूछा हमने आपसे, 4-5 को डाउट तो मैंने इनको इन्होंने मेरे को बता दिए, मैंने इनको बता दिया। हाँ, इससे क्या है आपका भी टाइम बचेगा। और आप जब आपस में करोगे ना, जैसे फॉर एग्जांपल आशीष को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन क्लियर है और आपको डाउट है, आपने इनसे पूछ लिया, इनकी रिवीजन हो जाएगी और आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। दूसरी चीज सेम ऐसे ही, आशीष का डाउट है आपने क्लियर कर दिया, और दोनों का ही डाउट है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखो सामने वाले को बताने में कोई दिक्कत नहीं होती, मगर टाइम जो है ना आपका भी खराब होता है, सामने वाले का भी खराब होता है। ठीक है, डाउट बताने में दिक्कत नहीं है, मगर वो डाउट ऐसे होने चाहिए जो कॉमन टू ऑल हो। कुछ डाउट ऐसे होते हैं जो आपस में डिस्कशन करके बहुत क्लियरली आप कर सकते हो, जैसे कि आप दोनों ने जो किया वो बहुत अच्छा किया, और जो डाउट है वो भी बहुत वैलिड थे, कोई भी इसमें इनवैलिड नहीं था। जैसे ये 2.28 था, ये मिक्सअप दे रखा है, इसमें डाउट आना ही आना है, हर एक का आना है। जिसने नहीं करा ना उसका भी डाउट है, ये उन्हें करा ही नहीं है वो चीज। अच्छा ये बताओ, जो मेरे पढ़ाने में है वो चीज ये काम आ रही है आप लोगों के क्वेश्चंस में, काम आई, हेल्प करी, हाँ जी शॉर्टकट है सर, या ये कोई भी चीज? फंक्शनल डिपेंडेंसी में तो सर सारा आया सर। ट्रांजैक्शन मैंने जा रखा था आउट ऑफ स्टेशन, तो 1-2 क्लास मिस हुई थी, वो पढ़ूंगा तो हो जाएगा सर। फंक्शनल डिपेंडेंसी या नॉर्मलाइजेशन तक तो सर कंप्लीट था। फंक्शनल डिपेंडेंसी लंबा कंसेप्ट भी था ना, सारा का सारा बहुत लंबा कंसेप्ट था, और वो हाँ भी जी सर। आएगा, ट्रांजैक्शन वाला भी आएगा, और कंकरेंसी वाला भी। जो मैंने ना पहले क्वेश्चंस देखे आज कंकरेंसी के क्या क्या आए हुए हैं गेट में, उसी के हिसाब से मैंने सारे कंसेप्ट तैयार किए, तो क्योंकि सर अभी फिलहाल सर 35 तक हमने फंक्शनल डिपेंडेंसी के क्वेश्चन किए थे। बाकी सर 2-4 और आएंगे तो पूछ लेंगे अलग से कोई इशू नहीं है यार, ये कोई इशू नहीं बाद है, में सर। मगर जब अगली क्लास में डाउट रखेंगे ना उसमें पूछना फिर। सर वो आप ट्रांजैक्शन की जब सर पूरा कंकरेंसी वगैरह कंप्लीट कराओगे, उसके डाउट आएंगे, फिर पूछ लेंगे इसके साथ। हाँ हाँ हाँ, ओके सर, ठीक है सर। ठीक है डियर, ओके, टेक थैंक यू केयर, सर। बाय बाय, गुड नाइट। ठीक है आशीष, ठीक है आशीष, तो मिलते हैं कल सर नए नए कंसेप्ट के साथ। हाँ जी, सर जैसे आप कल तो फिर वो कराओगे ना कंकरेंसी कंट्रोल वगैरह जो हाँ भी है हाँ 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 हाँ। सर, तो फिर ट्रांजैक्शन वाले लास्ट में फिर जब वो सब्जेक्ट क्लियर हो नहीं, जाएगा तो फिर कंकरेंसी जब कंप्लीट हो जाएगा ना उसके बाद डाउट जो होगा ना वो ट्रांजैक्शन और कंकरेंसी दोनों का होगा। अच्छा सर, कुछ डाउट अगर जैसे अभी लगभग सर 20 क्वेश्चन बचे हुए हैं गेट के, तो उसमें से 20 में से शायद से 3-4 डाउट और आ जाएंगे मेरे। कोई इशू नहीं है, जो भी डाउट होंगे, ऐसा नहीं है कि डाउट क्लियर नहीं होंगे, मगर कोशिश हम करेंगे क्लास में ही डाउट क्लियर हो, डाउट सेशन में, डाउट हाँ सेशन सर में ही डाउट वो सेशन, क्वेश्चन रखेंगे। हाँ सर डाउट सेशन में ही बोल रहा हूँ, जब अगली बार डाउट सेशन होगा तब। हाँ, अगली बार जो डाउट सेशन होगा ना उसमें रखेंगे वो क्वेश्चन। हाँ सर बिल्कुल सर, तभी तभी की बात कर रहा हूँ मैं। क्योंकि देखो मैं ही नहीं चाहता कि और बच्चे भी ऐसा फील करे कि सर डाउट ही डाउट ले रहे हैं, हमारे तो डाउट नहीं है, हमें तो आगे पढ़ना था। मतलब हमें तो हाँ सबका देखना पड़ता है ना डियर। यस सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। तो जब डाउट आएंगे तो सर जिस दिन आप डाउट लोगे ना सर, उससे पहले बता देना, तो फिर जिस बच्चे को डाउट करने होगा वो क्लास डेफिनेटली, करेगा ज्वाइन, और जिसको नहीं करना होगा वो नहीं करेगा। नहीं मैं ये पहले ही बताऊंगा, और मैं मैसेज भी कर दूंगा कि टुडे इज डाउट सेशन, बिफोर टेकिंग द क्लास आई एम जस्ट मेंशनिंग इन द मैसेज। ठीक है ना? यस सर, चलिए मिलते हैं कल। थैंक यू सर, ओके, टेक थैंक केयर, यू बाय सर। बाय।